च1 रायजादा फैमिली। इंट्रोडक्शन। रायजादा फैमिली एशिया की जानी मानी फैमिली। समझ लीजिए इंडिया पर पहले किसी का राज है तो इन्हीं का है, और एशिया के दूसरे नंबर पर यह राज करते हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक और कंस्ट्रक्शन से लेकर फैशन तक इनकी भागदौड़ रायजादा फैमिली के हाथ में। समझ लीजिए उनकी इजाजत के बिना यहाँ पर परिंदा तो क्या पत्ता भी नहीं हिल सकता। रायजादा फैमिली की कई सारे बिजनेस है जो कि एसआर इंडस्ट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। रायजादा फैमिली के हेड जिन्होंने एसआर इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी, गौतम सिंह रायजादा। इन्होंने पहली नींव रखी थी रायजादा इंडस्ट्रीज के नाम पर और आज वही रायजादा इंडस्ट्रीज ऊंचाइयां छू रही है। अब इनकी उम्र हो चुकी है तो इन्होंने रिटायरमेंट लेकर अपने बेटे को कंपनी सौंप दी और खुद लोगों की मदद करने लगे, एक अनाथ आश्रम चलाकर, चैरिटी चलाकर, जो कि इन्होंने अपनी बीवी के नाम से चालू की, उनकी वाइफ श्रीमती गायत्री गौतम सिंह रायजादा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। राजवीर सिंह रायजादा। गौतम सिंह रायजादा के बेटे अपने पिता के बाद इन्होंने रायजादा इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाए और कामयाबी हासिल की। गौतम जी को अपने बेटे राजवीर पर बहुत गर्व है और वह गर्व से कहते हैं राजवीर उनका बेटा है। राजवीर सिंह रायजादा दिखने में तो सीधे साधे इंसान, लेकिन दिमाग चीते से भी तेज दौड़ता है। बिजनेस के मामले में वह किसी को अपना नहीं समझते, चाहे वह घर का मेंबर हो या फिर बाहर का। इनकी वाइफ का मर्डर बिजनेस राइवल ने कर दिया। हमारे हीरो शौर्य सिंह रायजादा और राजवीर सिंह रायजादा के बड़े बेटे शौर्य सोना सा मुंडा, किसी ग्रीक गॉड की तरह, चेहरे पर हल्की हल्की ब्रीड, काले बाल, आंखों में कोई देखे तो खो ही जाए, और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में इन्हें एसआर के नाम से जानते हैं। इनके बिना अंडरवर्ल्ड का पत्ता भी नहीं हिलता, नाम सुन लोग कांप जाते हैं। लड़कियां तो जान देती हैं इन पर, बस मजाल है कोई लड़की पर इनकी नजर टिकी हो। एसआर इंडस्ट्री के सीईओ सात्विक सिंह रायजादा उर्फ विकी, प्यार से सब इन्हें विकी कहते हैं, राजवीर सिंह राणा के दूसरे बेटे और शौर्य के छोटे भाई अभी कॉलेज में है। फिर अपने भाई के साथ उनका बिजनेस संभालना है जिसमें उसके भाई फ्री हो सके। अपने भाई की तरह दिखते हैं पर मस्तीखोर क्यूट सा लड़का, जिसे गुस्सा आता नहीं है पर आता है तो सबकी बैंड बाजा देता है। हीरोइन साइड देख लेते हैं। सक्सेना फैमिली एक मिडिल क्लास फैमिली। एक टाइम में इनका बहुत नाम था, लेकिन 17 साल पहले कुछ ऐसा हादसा हुआ कि सब कुछ बिखर गया, सब रोड पर आ गए। प्रीत सक्सेना हमारी हीरोइन। बड़ी बड़ी आंखें, छोटा सा गोल सा चेहरा, होठों के पास नीचे एक काला तेल जो भी उसे हमेशा नजर से बचता था, बड़े लंबे काले बाल, गोरा सा शरीर, दुबला पतला सा, जैसे उसे खाना ही ना मिलता हो। एक मासूम सी साधारण सी लड़की जो हर किसी के बहकावे में आ जाती है एक समय के लिए। अगर उसे कोई छेड़ता तो फिर वह उसे छोड़ती भी नहीं है। अपने माता पिता की मौत के बाद अपने चाचा चाची के साथ रहने लगी। यश सक्सेना प्रीत का भाई अभी 15 साल का है। 8 साल पहले सीडीओ से गिरकर इन्होंने अपना पैर खो दिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है जिससे इनका पैर ठीक हो सके। सुरेश सक्सेना प्रीत के चाचा जी, क्योंकि एक कंपनी में जॉब करते हैं और अपना घर चलते हैं। पहले ये प्रीत से बहुत प्यार करते थे, लेकिन अपनी बीवी के बहकावे में इन्होंने प्रीत से बात करना ही छोड़ दिया। सोना सक्सेना प्रीत की चाची। नाम तो सोना है पर सोने जैसा काम नहीं है, पूरे काम गिलट नकली के करती है। प्रीत से पूरे घर का काम करवाती है, उसे ना पढ़ने देता है, ना घर से बाहर निकलने देती है और हमेशा उसे तंग करती है। अव्या सक्सेना प्रीत के चाचा चाची की बेटी। ये भी अपनी मां की तरह ही है, हमेशा प्रीत को परेशान करने के कोई भी बहाने नहीं छोड़ती और अपनी मां से पिटवाने की अपनी आप को बहुत ही खूबसूरत समझती है, पर प्रीत की खूबसूरती से जल जाती है। फर्स्ट एपिसोड। एक साधारण सा घर, उसी घर में एक कमरा जिसमें एक लड़की जमीन में चारपाई बिछाकर सो रही थी। पीला कुर्ता और सफेद सलवार और सीने में चुन्नी से ढका हुआ था। नींद में भी उस लड़की के चेहरे में सिलवाटे थी जो ये बता रही थी कि वह लड़की किसी बोले सपने को देख रही है। तभी उसे लड़की के ऊपर पानी आ फेंका, जिससे वह लड़की तड़पड़ा कर उठी। अपने चेहरे से पानी पहुंचा, आंख खोलकर सामने देखा जहां एक औरत हाथ में पानी की बाल्टी लिए खड़ी थी। उठ गई महारानी, क्या अभी और सोना है? अगर नींद पूरी हो गई हो तो नाश्ता बना दो, यहाँ तो फिजूल का खाने के लिए हो खर्चा का घर। अंडस्को औरत ने गुस्से में कहा। जी चाची जी। अंडस्को लड़की ने डरते हुए जल्दी से कहा। वह पूरी भीग चुकी थी। वह बाथरूम की तरफ जाने लगी पर उसकी चाची की आवाज आए, ओ महारानी नाश्ता बना दे, मेरी बेटी को कॉलेज जाना है, अगर तेरी वजह से लेट हुई ना तो तू याद रखना तेरी सारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उसे लड़की की चाची ने लड़की के बाल कसकर पकड़ लिए। लड़की दर्द भरी चीख निकलते हुए अपनी चाची से बाल छुड़ावते हुए बोली, चाची जी मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। हाँ जा जल्दी। अंडस्को चाची खिसियाते हुए बोली। साली काम चोरी करती रहती है, मुफ्त का खाना है, अच्छा होता अपने माँ बाप के साथ मर जाती। चाची बड़ा बढ़ा रही थी। लड़की ने भी यह सुना, उसे दिल में दर्द हुआ। वह कमरे से बाहर निकल गई। वह पूरी गीली थी। जैसे ही उसके कदम कमरे से बाहर पड़े, टाइल्स गीली होने के कारण वो नीचे जमीन में जा गिरी। उस लड़की की चीख निकल गई। आहा, क्या किया तूने? ये लड़की मेरा इतना महंगा फ्लावर पॉट तोड़ दिया, चाची गुस्सा करते हुए बोली। लड़की जैसे ही गिरने वाली थी उसने पास में रखी टेबल को पकड़ना चाहा पर वह पकड़ में ही नहीं आई। उसके ऊपर रखा फ्लावर पॉट नीचे गिर गया और टूट गया। चाचा ने लड़की के बालों को पकड़कर खड़ा किया, 2 चांटे मार दिए। चाची ने लड़की को थप्पड़ मारते हुए कहा, इसका पैसा क्या तेरा मरा बाप भरेगा? लड़की की आंखों में आंसू आ गए दर्द के कारण।
लड़की को मारकर उसकी चाची अपने कमरे में जाने लगी, पर जाते जाते ये बोल गई, अंडस को नाश्ता बना ले, 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो याद रखना। मेरी प्यारी प्रीत बहन, कितना सुंदर सा चेहरा लाल हो गया। उसी लड़की की हमउम्र की लड़की उसके पास आकर बोली। प्रीत के चेहरे को पकड़ लिया। वह लड़की उसकी चाची से ज्यादा परेशान करती थी। वह लड़की जिसका नाम प्रीत था, हमारी हीरोइन, इसकी चाची ने इसका जीना हराम कर रखा था। माँ बाप के जाने के बाद चाचा चाची ने उसे अपने पास रख लिया, पर बस नाम के लिए चाची उससे पूरा घर का काम करवाती। घर का बस उसे पर ऑर्डर ही चलती रहती। उससे बड़ी तेज उसकी चाची की बेटी आव्या, जो हमेशा उसे सताती रहती। प्रीत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, क्योंकि चाची ने उसे पढ़ने ही नहीं दिया। पास के सरकारी स्कूल में उसने 12वीं पास की। किताब और कॉपी उसे स्कूल में ही मिल जाती थी। 12वीं से में उसने 93.5% से अपना बोर्ड का एग्जाम क्लियर किया था। उसे इतने अच्छे परसेंटेज लाने से स्कूल से पैसे मिले थे, जो कि चाची ने अपने फैशन के लिए उड़ा दिए। उसकी चाची उसे हमेशा अपनी बेटी आव्या के पुराने कपड़े ही देती थी पहनने के लिए। उसे यह कह दिया कि अब वह नहीं पढ़ेगी, अगर वह पढ़ेगी तो घर का काम कौन करेगा। प्रीत सब कुछ चुपचाप सह लेती हूँ, क्योंकि उसके चाचा पर उसके बहुत एहसान थे। नाश्ता बना खड़ी क्या है कि बेशर्म लड़की थी। पैसे उड़ाना, लड़कों के साथ पार्टी करना, इन सब को उसे बहुत शौक था। आए दिन नए लड़के बदलती रहती थी। अपनी कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की समझती थी, पर प्रीत की खूबसूरती देखकर वो जल जाती थी। प्रीत जल्दी से नाश्ता बनाने किचन में चली गई। गिरने के कारण उसकी कमर दर्द कर रही थी, पर वह दर्द को छोड़कर भूलकर खाना बनाने लगी, क्योंकि अगर उसने अपने दर्द को देखा तो चाची उसे और दर्द देगी। वह जल्दी जल्दी अपने हाथ चला रही थी, क्योंकि उसे पता था अगर थोड़ा भी समय हुआ तो चाची उसे बहुत मारेगी। प्रीत ने जल्दी जल्दी नाश्ता बनाया, वही रखी छोटी सी डाइनिंग टेबल पर रख दी। चाचा चाची अव्या तीनों जाकर चेयर में बैठ गए। प्रीत वही किनारे खड़ी हो गई, क्योंकि उसे अलाउड नहीं था उनके साथ खाना खाने का। जब सब खाना खा लेते थे तब वह खाना खाती थी, कभी कभी तो उसके लिए खाना ही नहीं बचता था। सबने खाना खाया। अव्या नाश्ता कर कॉलेज चली गई। चाचा जी अपने काम पर लग गए। चाची सज धज कर बाजू वाले घर में किटी पार्टी के लिए चली गई। प्रीत ने खाने के बर्तन धुले, थोड़ा सा खाना खाया, घर पर ताला लगाकर बाजू वाले घर पर चली गई। बाजू वाले घर में उसकी चाची की सारी दोस्त इकट्ठा हुई थी। प्रीत बाजू वाले घर पर गेट खटखटाया। चाचा ने प्रीत को देखा और वहां पर जितनी उनकी सहेलियों थी, उन्होंने प्रीत को देखकर अजीब सा मुंह बना लिया। चाची की एक दोस्त ने कहा, सोना तेरी नौकरानी कहीं भी चली आती है। सोना जी मतलब? चाचा ने अपनी दोस्त से कहा, नौकरों का क्या है, खुद की तो इज्जत होती नहीं है, औकात पंजी भर की नहीं है तो दूसरों की भी नहीं समझते। प्रीत को अपने लिए नौकर शब्द सुन बहुत बुरा लगा, पर उसे अब आदत हो चुकी थी। उसकी चाची या उनकी बेटी हमेशा अपने दोस्तों के साथ उसे नीचा दिखाती रहती थी। सबको ये दिखाई थी कि वह उनके घर की नौकरानी है। प्रीत को देख बोली, क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? वह मैं ये चाबी देने आई थी, मैं थोड़ी देर के लिए बिट्टू से मिलने जा रही हूँ। अंडस को प्रीत ने कहा। उसे डर था कहीं उसकी चाची मन ना कर दे, क्योंकि उसकी चाची उसे बाहर निकलने ही नहीं देती थी। जब वह निकलना चाहती थी वह उसे हमेशा घर के काम में फंसा देती थी। ठीक है, जा जल्दी आ जाना, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। काम चोरी बस करनी आती है, खाने के लिए तो भरपेट खाती है। अंडस को चाची ने मुंह बनाकर कहा, जैसे कोई गंदा हो। प्रीत ने मन ही मन सोचा, खाने को तो कुछ देती नहीं है, भरपेट की तो बात ही दूर की है। प्रीत ना जल्दी से चाबी वही टेबल पर रख दी और बाहर निकल गई। उसे भी वहां बड़े लोगों के सामने दम घुट रहा था। प्रीत घर से निकालकर पैदल ही चल दी, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे ऑटो के किए। चाची कभी उसे पैसे ही नहीं देती थी, कहीं आने जाने के। ये कह देती थी कि वह पैसे का क्या करेगी, और उसे तो घर पर रहने भी दे रही है और खाने भी दे रही है मुफ्त का, जबकि उसे पूरे घर का काम करवाती थी। रोड के लोग प्रीत को अजीब नजरों से प्रीत को देख रहे थे, क्योंकि प्रीत लगी बड़ी अजीब रही थी। फटी से कपड़े, गंदे मिले कुचले, जिनमें चमक ही नहीं थी। प्रीत चलते चलते 1 किलोमीटर के पार हो चुकी थी। वह एक जगह आकर रुकी। यह एक अनाथ आश्रम था, एक ही अनाथ आश्रम में तथा जहां से सुकून मिलता था, क्योंकि यहाँ उसका अपना था। वह अंदर चली गई, जहां सारे बच्चे खेल रहे थे। ग्राउंड में छोटे बड़े बुद्ध बुजुर्ग सारे। शौर्य की क्रुएल्टी। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। प्रीत ना जल्दी से चाबी वही टेबल पर रख दी और बाहर निकल गई। उसे भी वहां बड़े लोगों के सामने दम घुट रहा था। प्रीत घर से निकालकर पैदल ही चल दी, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं थे ऑटो के किए। चाची कभी उसे पैसे ही नहीं देती थी, कहीं आने जाने के। ये कह देती थी कि वह पैसे का क्या करेगी, और उसे तो घर पर रहने भी दे रही है और खाने भी दे रही है मुफ्त का, जबकि उसे पूरे घर का काम करवाती थी। रोड के लोग प्रीत को अजीब नजरों से प्रीत को देख रहे थे, क्योंकि प्रीत लगी बड़ी अजीब रही थी। फटी से कपड़े, गंदे मिले कुचले, जिनमें चमक ही नहीं थी। प्रीत चलते चलते 1 किलोमीटर के पार हो चुकी थी। वह एक जगह आकर रुकी। यह एक अनाथ आश्रम था, एक ही अनाथ आश्रम में जहां से सुकून मिलता था, क्योंकि यहाँ उसका अपना था। वह अंदर चली गई, जहां सारे बच्चे खेल रहे थे। ग्राउंड में छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सारे। अब आगे प्रीत ने यहाँ वहां नजर फिराए। एक पेड़ के नीचे एक लड़का मुंह लटका कर बैठा हुआ था, जिसे देख प्रीत मुस्कुरा दी, उसकी तरफ ही बढ़ गई। उसे लड़के के बाजू में जाकर बैठ गई। उसे लड़की को देखकर कहा, अंडस को क्या हुआ? दीदी अंडस को। लड़का जल्दी से प्रीत के गले लग गया। वह लड़का 15-16 साल का ही था। वह प्रीत से ऐसे चिपका था जिसे कई सालों बाद मिल रही हो।
प्रीत ने भी उसे गले से लगा लिया। अंडस्को अरे अरे आराम से। ये प्रीत का सगा भाई था यश सक्सेना। बचपन में सीढ़ियां से गिर गया था जिससे इसका पैर टूट गया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा था पर चाचा चाची ने साफ मना कर दिया कि उनके पास इतना पैसा नहीं है, वह कहां से लेकर आएंगे इतना पैसा। वैसे भी उनको रख तो रहे हैं ना घर पर, तो ऑपरेशन ना हो सका। कुछ टाइम बाद का चाची ने यश को घर पर रहने से ही इनकार कर दिया, ये कहकर कि वह फालतू में बैठा रहेगा, फिजूल खाता है, कोई काम नहीं करता, और उसे यहाँ अनाथ आश्रम में डाल दिया। प्रीत भी कुछ नहीं कर पाई, उसके लिए एक प्रकार का सही भी था। चाची के जुल्मों से उसका भाई दूर ही है और यहाँ इस आश्रम में अच्छा खाना और पढ़ाई भी पूरी कराई जाती थी। प्रीत यहाँ हफ्ते में यश से मिलने आती रहती थी क्योंकि चाची उसे यहाँ आने ही नहीं देती थी। दीदी मैंने आपको बहुत मिस किया। अंडस्को यश ने प्रीत को कसकर गले लगा कहा। मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। अंडस्को प्रीत ने यश के माथे पर किस कर कहा। प्रीत ने उसे अपने बच्चे जैसा रखा था। इतनी बड़ी दुनिया में वह एक अकेला ही तो था जिसे वह अपना मानती थी, वरना दुनिया तो सारी मतलबी ही है। प्रीत में यश को उठा लिया, उसके हाथों पर लकड़ी पकड़ा दी क्योंकि यश लकड़ी पकड़ कर चलता था, और उसे पकड़कर अंदर ले आई। अरे प्रीत आओ, बहुत दिनों बाद आए। अंडस्को एक औरत ने प्रीत को देख कहा जो वही अनाथ आश्रम चलती थी और देखभाल करती थी बच्चों की। जी अंडस्को प्रीत ने स्माइल कर कहा। यश को पकड़कर एक कमरे में ले गई। यहाँ सभी बेसहारा थे, कुछ बुजुर्ग थे जिनके बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया, कुछ बच्चे थे जिनके माँ बाप ने उन्हें यहाँ वहाँ या कहीं छोड़ दिया, जो बच्चों को तकलीफ थी, जिन बच्चों के हाथ पैर नहीं चल पाए थे, जिन बच्चों को बीमारी थी और उनके माँ बाप ना रख सकते थे, उन्हें यहाँ छोड़ जाते थे और यहाँ उन्हें एक खुशहाल जिंदगी मिलती थी जो कि कई चैरिटी ट्रस्ट और डोनेशन में इन बच्चों की देखभाल हो जाती थी। दोनों भाई बहन ने अच्छे से वक्त बिताया साथ में। दीदी वह चुड़ैल तुम्हें परेशान तो नहीं करती ना? अगर वह करें तो आप यही आ जाओ, हम दोनों साथ में रहेंगे। अंडस्को यश ने खुशी खुशी कहा। चाची है वो हमारी, ऐसे नहीं कहते, बड़ी है ना वह हमसे। अंडस्को प्रीत ने यश के सर पर हल्का सा मारते हुए कहा। अरे चुड़ैल है एक नंबर की, मेरा बस चले ना तो कहीं जाकर फेंक दूं। अंडस्को यश नहीं गुस्से में कहा, क्योंकि वह अपनी चाची के बर्ताव से अच्छे से वाकिफ था। नहीं बिट्टू ऐसे नहीं कहते ना, वह कैसी भी है पर बड़ी है हमसे। अंडस्को प्रीत ने यश को समझाते हुए कहा। आप उनकी साइड मत लिया करो। अंडस्को यश ने मुंह फुलावर कहा। अरे ऐसे मुंह नहीं फुलाते, गुब्बारा लगते हो। अंडस्को प्रीत ने हंसते हुए कहा। दोनों भाई बहन हंसने लगे। अब मुझे जाना होगा। अंडस्को प्रीत ने अपने भाई का चेहरा पकड़ कहा। यश का चेहरा रोने जैसा हो गया, उसकी आंखों से आंसू बाहर आ गए। बिट्टू ऐसे नहीं रोते ना, फिर से मिलने आऊंगी मैं। अंडस्को प्रीत ने उसे चुप करते हुए कहा। मत जाओ ना, अंडस्को यश ने रोते हुए कहा। प्रीत से लिपट गया। मैं फिर आऊंगी। अंडस्को प्रीत ने यश के माथे पर किस कर कहा। उसके आंसू पोछे उसे गले लगाकर बाहर निकल गई। वह अपने भाई को रोता नहीं देख सकती थी, उसके साथ रहना चाहती थी पर वह रह नहीं सकती थी क्योंकि जिस घर में उसके चाचा चाचा रह रहे हैं वह घर उनका है, उसके पापा का, जो कि चाचा चाची ने हड़प लिया है, और वह कुछ कर भी नहीं सकती। वह इसी इंतजार में है कि कब उसके चाचा चाची वह घर देंगे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है उस घर के अलावा। कल को उसका भाई बड़ा होगा, कुछ तो चाहिए होगा ना उन्हें, और इस घर में उसके माँ बाप की यादें जुड़ी है, कैसे छोड़ दे इस घर को। उसने हमेशा से बहुत कुछ सहा है अपने ही घर में। वह कोने में डाली रहती थी, न ढंग से खाना मिलता था ना कुछ, एक टूटे फूटे स्टोर रूम में पड़ी रहती थी। वह पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर लेती थी। वही दूसरी तरफ एक बड़े से खाली मैदान में को पूरा खाली था। आमने सामने दूर दूर तक कोई भी घर या कोई इंसान नहीं दिख रहा था, बस था तो जंगल बस। वही मैदान में दो आदमी घुटनों के बाल बैठे हुए थे। उनका सर झुका हुआ था और उनके आसपास ढेर सारे काले कपड़े पहने गार्ड्स खड़े थे। उन दो आदमियों के पास एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर कातिल मुस्कान थी, और वह दोनों देखकर बोला। अंडस्को कहा था ना, बिजनेस के मामले में हमारे बॉस को कोई मात नहीं दे सकता, ना उन्हें कोई पीछे छोड़ सकता। वो दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, और तुम दोनों ने हमारी कंपनी के साथ चीटिंग करने की कोशिश की तो बस सजा के लिए तैयार रहो, क्योंकि हमारे बॉस आ रहे हैं तुम दोनों को। आदमी ने अपनी उंगली ऊपर की तरफ कर दी, मतलब ऊपर पहुंचने आ रहे हैं उसके बॉस। बॉस का नाम सुन वह दोनों आदमी डर से कांपने लगे, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं उनके बॉस कैसे है। तेज आवाज आने लगी जैसे कोई हेलीकॉप्टर की। आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी जो धीरे धीरे तेज हो गई थी, और कुछ पलों में उन सब के सामने एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर नीचे उतरकर खड़ा हो गया। दोनों आदमी डरने लगे, उनकी रूह कांप रही थी क्योंकि बॉस आ चुके थे, मतलब साफ था आज उन दोनों की मौत पक्की है। उसमें से कई गॉड्स बाहर निकले, लाइन से सर झुकाकर खड़े हो गए। उन दोनों आदमी के पास खड़ा है। आदमी हेलीकॉप्टर के पास आ गया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। तभी उसमें से एक बेहद आकर्षक और हैंडसम आदमी बाहर निकाला जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे हैंडसम निर्मोही आदमी के हाथ में एक स्पिनर था जो उंगलियों के बीच घूम रहा था, अपनी तेज तर्रार डेविल नजरों से उन दोनों आदमियों को देखते हुए उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था। सभी के सर झुके हुए थे और डर के मारे हालत खराब हो रही थी, कहीं बॉस का गुस्सा उन पर न निकल जाए। वह आकर्षक आदमी अपने लंबे लंबे कदम बढ़ाता जा रहा था और उसने ब्लैक ओवरसाइज कोट पहना हुआ था और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी, पैरों में साइन करते हुए काले जूते, आंखों पर काले चश्मे, काली टोपी।
और चेहरे पर दुनिया भर का रोब लिए वह आदमी उन घुटनों के बल बैठे उन दोनों आदमियों के पास आया और अपने हाथ में पकड़ी स्पिनर को घूमते हुए जमीन पर बैठे आदमियों को अपनी कातिल निगाहों से देखते हुए दमदार आवाज बोला, अंडरस्को अच्छी से पता है शौर्य सिंह रायजादा के साथ कोई गद्दारी करता है तो उसे पर सिर्फ मौत मिलती है, तो क्यों करते हो ये सब। इतना कहकर शौर्य गुस्से में उन दोनों को देखने लगा। ये है शौर्य सिंह रायजादा, दुनिया के सामने एक बिजनेसमैन और अंदर दुनिया में एक माफिया, क्योंकि गलती करने वालों को सिर्फ सजा देता है और वह भी बदतर मौत। उसने अपने पीए की तरफ इशारा किया। उसका पीए कार्तिक बोला, अंडरस्को बस ये दोनों बंगलौर वाली पटेल टेक्सटाइल कंपनी के मालिक के आदमी है और उसी ने इन दोनों को हमारी कंपनी भेजा था ताकि हमारे प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन चोरी कर सके जिसमें हमारा नाम खराब हो जाए मीटिंग वाले दिन और इन्हें प्रॉफिट हो। शौर्य ने बड़े अजीब तरीके से दोनों आदमी को देखा और अपने होठों को गोलकर कहा, अंडरस्को है। बोल तो वो ऐसे रहा था ज्यादा कुछ नहीं हुआ जैसे, पर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। शौर्य को बिजनेस और धोखाधड़ी बेईमानी बर्दाश्त नहीं। जो उसके साथ ऐसा करने की कोशिश करता था वो उसे ऐसी मौत देता था कि 7 पुश्तें याद रखती थी, क्योंकि माफी नाम का शब्द उसकी डिक्शनरी में नहीं है। क्या किया जाए इनका, अंडरस्को शौर्य ने बेहद डरावनी आवाज ने कहा कि सबकी रीढ़ की हड्डी तक काम गई। वो दोनों आदमियों को अच्छे से पता था उनके साथ क्या होने वाला है। डर लग रहा है, डरो मत, क्योंकि यहाँ कुछ देर में तुम्हारा बॉस भी आने वाला है, वैसे ही हालत में जैसी हालत में तुम दोनों हो, या फिर शायद उससे भी बेकार हालत में, अंडरस्को शौर्य ने उन दोनों आदमियों को घूर कर कहा। उसने जैसे ही यह कहा ऊपर आसमान से तेज आवाज आने लगी। एक और हेलीकॉप्टर पूरे मैदान पर घूमने लगा। उड़ते हुए हेलीकॉप्टर का गेट खुला और ऊपर से एक आदमी लटकने लगा। किसी ने उस आदमी को पकड़ रखा था। उस आदमी ने उसको छोड़ दिया, जिससे वो आदमी डायरेक्ट उन दो आदमियों के पास जा गिरा। ये देख वो दोनों आदमी डर गए, क्योंकि वो आदमी जो उनके सामने पड़ा था वो उनका बॉस था, जिसकी हालत बेहद खराब थी। शरीर से खून निकल रहा था, मुंह भी टूटा हुआ था। एक गार्ड ने उस आदमी को खड़ा किया, पर उस आदमी की हालत ही नहीं थी कि खड़ा हो सके। क्यों परेशान कर रहे हो, जाते जाते उसे चैन से नहीं रहने दे रहे हो, छोड़ दो ना, कैसे लोग हो यार, अंडरस्को शौर्य ने अपने आदमी को देख कहा। शौर्य के गार्ड ने हाँ में सर हिला दिया। उस आदमी को ऐसे पटका जैसे कोई निर्जीव चीज हो। अरे अरे, अंडरस्को शौर्य ने अपने गार्ड को देख आंख दिखाई। सॉरी सर, वो गलती से हो गया, अंडरस्को गार्ड ने अपना सर झुका लिया। वो इतना इनोसेंट बनकर बोला जैसे गलती से हुआ हो। कैसे गॉड है मेरे, देखो, शौर्य ने उन दोनों आदमी को देख कहा। लगता है चेंज करना पड़ेगा मुझे, तुम दोनों में से किसको फाइट आती है, जो अच्छी फाइट करेगा वो जीत जाएगा, उसे मैं अपने साथ रख लूंगा काम पर, और वो जिंदा रहेगा, जो हारेगा वो ऊपर जाएगा, डिसाइड करो, अंडरस्को शौर्य ने बड़े आराम से बोला। एक गार्ड ने शौर्य के लिए चेयर लेकर रख दी। शौर्य आराम से पैर पर पैर चढ़ा बैठ गया। वह दोनों आदमी शौर्य की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में एक दूसरे को मारने की धमकियां चल रही थी। दोनों को अब शौर्य की बात सुनकर एक जोश आ गया था कि अगर वह जीत जाएगा तो वह जीत जाएगा और शौर्य उसे मरेगा नहीं और अपने साथ काम पर रख लेगा, और शौर्य के साथ काम पर रहना मतलब लोगों को डरना। प्रीत ने मारा शौर्य को थप्पड़। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा गॉड है मेरे, देखो, शौर्य ने उन दोनों आदमी को देख कहा। लगता है चेंज करना पड़ेगा मुझे, तुम दोनों में से किसको फाइट आती है, जो अच्छी फाइट करेगा वो जीत जाएगा, उसे मैं अपने साथ रख लूंगा काम पर, और वो जिंदा रहेगा, जो हारेगा वो ऊपर जाएगा, डिसाइड करो, अंडरस्को शौर्य ने बड़े आराम से बोला। एक गार्ड ने शौर्य के लिए चेयर लेकर रख दी। शौर्य आराम से पैर पर पैर चढ़ा बैठ गया। वह दोनों आदमी शौर्य की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों की आंखों में एक दूसरे को मारने की धमकियां चल रही थी। दोनों को अब शौर्य की बात सुनकर एक जोश आ गया था कि अगर वह जीत जाएगा तो वह जीत जाएगा और शौर्य उसे मरेगा नहीं और अपने साथ काम पर रख लेगा, और शौर्य के साथ काम पर रहना मतलब लोगों को डरना। अब आगे दोनों आदमियों ने ये सुना, वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, दोनों एक दूसरे को मारने लगे। यार कैसे लोग हो, चीयर अप करो दोनों को, अंडरस्को शौर्य ने अपने दोनों हाथ उठाकर ताली मारते हुए कहा। सारे गार्ड्स ऐसे करने लगे, वो लोग जोर जोर से ताली मारने लगे। शौर्य के पा ने अपनी कमर से गन निकलकर उन दोनों आदमी के सामने कर दी। दोनों आदमी ने गन देखी। आदमी दो गन एक। वो दोनों आदमी उसी गन को लेने के आगे बढ़े, पर दोनों एक गन के लिए लड़ने लगे। एक ने गन उठाए और दूसरे को गोली मार दी। वो आदमी वही मार गया। सर मैं जीत गया, मुझे छोड़ दीजिए, अब मुझे अपने साथ काम पर रख लीजिए, अंडरस्को आदमी खुश होते हुए बोला। तुम जीत गए, अंडरस्को शौर्य ने कहा। गन निकालकर सीधा और आदमी के माथे पर चला दे। वो आदमी वही ढेर हो गया। मैंने पहले ही कहा था माफी शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है और ना कभी होगा, मैं कभी कोई काम कर पछताता नहीं हूं, अंडरस्को शौर्य ने कहा। अपनी गन कमर के पीछे रख वहां से निकल गया। प्रीत सब कुछ सोचते हुए चल रही थी। उसका ध्यान सिर्फ चाची और यश पर था। उसे कैसे भी करके चाचा चाची से घर के लिए बात करनी ही है। जब जब वह बात करने जाती है चाचा चाची से, तब तक चाची से हमेशा मार देती थी। वो चले जा रही थी, रोड क्रॉस करने वाली थी। उसने रोड क्रॉस करते वक्त यहाँ वहां देखा, कोई गाड़ी नहीं थी। वो आराम से रोड क्रॉस करने लगी। अचानक से उसे सामने से एक तेज रफ्तार में आ रही गाड़ी दिखी। प्रीत ये देख शॉक हो गई। उसे तो मौका ही नहीं मिला यहाँ वहां जाने का। गाड़ी उसके पास आती गाड़ी वाले ने तेज गाड़ी का ब्रेक मारा, जिससे गाड़ी बिल्कुल प्रीत के बाजू से निकलकर थोड़ी दूर जाकर रुकी।
प्रीत ने कसकर आंखें बंद कर ली, उसे लगा आज वो गई। जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ उसने आंखें खोली। अपने आप को ऊपर से नीचे देखा, वो ठीक थी। उसे शांति मिली, पलट कर देखा, पीछे काली गाड़ी खड़ी हुई थी। उसे बहुत गुस्सा आया। वह अपने लंबे कदम लेते हुए गाड़ी के पास गई और गाड़ी की खिड़की को पीटने लगी। ए अकल के अंधे इंसान, आंखें हैं या बेच खाया क्या तूने, बाहर निकाल अंडरस्को, प्रीत ने चिल्लाते हुए कहा। गाड़ी की खिड़की थोड़ी सी खुली, उसमें से 2000 का नोट फेंक दिया। साले हरामजादे, तूने मुझे क्या लालची समझा है, बाहर निकल, तेरी सारी पैसों की हेकड़ी निकलती हूँ, अपने बाप के पैसों में राज कर रहा है अंडरस्को, प्रीत ने गुस्से में कहा। गाड़ी की खिड़की फिर से पीटने लगी। गाड़ी का गेट खुला, चमकदार काले जूते बाहर निकले, उसमें से एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकाला जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। व्हाइट शर्ट, ब्लैक पेंट बना हुआ था उसने और आंखों में धूप का चश्मा लगाया था। प्रीत ने उस आदमी को देखा और गुस्से में कहा, अंडरस्को, तुम जैसे अमीर इंसान गरीबों को ऐसे ही समझ के रखा है। तुम जैसे इंसानों के चक्कर में कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, उनमें से सिर्फ अमीर लोग ही होते हैं जिनका एक्सीडेंट करते हैं और पैसे देकर छूट जाते हैं। वह आदमी प्रीत को देख रहा था और उसकी बातें सुन रहा था, या ये बोला उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था, वह तो बस प्रीत को देख रहा था। कितने पैसे चाहिए अंडरस्को, आदमी ने अपनी भारी आवाज में कह। तुमने मुझे पैसों की लालची समझ रखा है क्या, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, तुम जैसे इंसान को जेल में पहुंचाती हूँ अंडरस्को, प्रीत ने गुस्से में कहा। तुम रोड पर खड़ी थी, मैं नहीं, और पुलिस को बुलाना है, बुला लो अंडरस्को, आदमी ने कहा। हाँ हाँ, पैसे देकर छूट जो जाओगे, पैसे बहुत बहुत है, न कि अपने बाप के पैसे फेंक रहे हो अंडरस्को, प्रीत ने कहा। नॉन ऑफ योर बिजनेस अंडरस्को, आदमी ने अपनी भरी आवाज में कहा। अपने पॉकेट से एक नोट की घड़ी निकलकर प्रीत के तरफ कर दी। ये लो और चिल्लाना बंद करो, मैं अच्छे से जानता हूं तुम जैसे इंसानों को पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो, यहाँ रोड पर इसलिए तो खड़ी थी कोई अमीर बकरा फंस जाए। अंडरस्को, आदमी ने प्रीत को देख कहा। उसकी आंखें नहीं दिख रही थी, वह बस प्रीत को एकटक देख रहा था। प्रीत को उसकी बात सुन गुस्सा आ गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, यह आदमियों से सॉरी बोलने की जगह उसे पैसे की दोष जमा रहा है। तुम जैसे अमीर इंसान सभी को अपने पैरों की जूती समझ के रखो, अपने पैसे नहीं चाहिए अंडरस्को, प्रीत ने आदमी को देख कहा। वहां से जाने लगी पर उसका पैर हल्का सा मुड़ गया जिससे वो गिरने को हुई। पर उस आदमी ने उसकी कमर पकड़ लिया, उसे गिरने से बचाया। पर उसका हाथ प्रीत के सीने से जा लगा। उसे आदमी के हाथ पकड़ने से प्रीत को गुस्सा आ गया, उसने एक थप्पड़ उस आदमी के गाल पर लगा दिया। पैसे हो तो कुछ भी करोगे क्या अंडरस्को, प्रीत ने गुस्से में कहा। आदमी को थप्पड़ पड़ते ही उसका चेहरा एक तरफ हो गया, उसकी आंखें गुस्से में लाल हो है, दिख तो रहा नहीं था पर लाल हो गई थी। याद रखना ये थप्पड़ किसी लड़की को पकड़ने से पहले अंडरस्को, प्रीत ने गुस्से में कहा। प्रीत गुस्से में आदमी को देख वहां से निकल गई। आदमी ने अपना चेहरे में हाथ रखा, उसका चेहरा लाल हो गया था। तभी वहां जाते ही कई गाड़ियां आकर रुकी, उन गाड़ियों से कई सारे गार्ड्स निकले और उस आदमी को घेर लिए। सर आप ठीक है अंडरस्को, उस आदमी के पा ने कहा। कार्तिक, जो कि उसका था, पर यह कोई और नहीं शौर्य सिंह रायजादा था जिससे प्रीत की टक्कर हुई। कार्तिक ने शौर्य का गाल देखा जो लाल हो गया था, उसे देख उसने पूछा, अंडरस्को क्या हुआ, ये लाल निशान कैसा है। शौर्य ने उसे गुस्से भरी नजरों से देखा। कार्तिक जल्दी से चुप हो गया। शौर्य ने उस तरफ देखा जहां प्रीत गई थी। जस्ट वेट एंड वॉच, ये थप्पड़ का बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगा और ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी अंडरस्को, शौर्य मन ही मन देख बोला। अभी यहाँ एक लड़की थी, मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए अंडरस्को, शौर्य ने अपनी गुस्से भरी आवाज में कहा। कार्तिक ने हाँ में सर हिला दिया। शौर्य बहुत गुस्से में था, इसलिए वह गाड़ी खुद ही ड्राइव कर रहा था और जब जब वह गुस्से में होता था वह गाड़ी खुद ड्राइव करता था। गॉड ने जल्दी से गाड़ी का गेट खोला, शौर्य उसमें बैठकर निकल गया, गाड़ियां निकल गई वहां से। प्रीत जल्दी जल्दी भागकर अपने घर आती है क्योंकि उसे आने में काफी देर हो गई थी, यही सोचकर उसे डर लग रहा था। इस वक्त वह अपने घर के बाहर खड़ी थी और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रही थी, अंडरस्को, भगवान जी प्लीज आज बचा लेना चाचा के प्रकोप से। वह डरते हुए अपने कदम घर के अंदर रखती है, जैसे ही अंदर पहुंचती है तभी उसके गालों पर जोर से चांटा पड़ता है जिससे प्रीत सीधा फर्श पर जा गिरती है। अपने गाल पर हाथ रख सामने देखती है जहां उसकी चाची खड़ी थी। वही आव्या सोफे में बैठी अपने नाखून साफ कर रही थी। चाची प्रीत के बालों को पकड़कर खड़ा करती है और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को कहाँ मर गई थी, यहाँ घर में इतने काम है और तू अपने आशिक के साथ रंगलियां मना रही थी। प्रीत को इस वक्त अपने बालों में बहुत दर्द हो रहा था, वो दर्द से सिसकते हुए बोली, अंडरस्को चाची ऐसा कुछ नहीं है, हम बिट्टू से मिलने गए थे, रास्ते में हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। पर उसकी चाची को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, उसने प्रीत के बालों को छोड़ दिया जिससे प्रीत दरवाजे से टकरा गई। अंडरस्को मुझे कुछ नहीं सुना, चुपचाप किचन में जाकर खाना बना, बहुत भूख लगी है और जल्दी बनाना, घंटा भर मत लगा देना वरना याद रखना आज तेरा खाना बंद। प्रीत अपने कमरे में चली गई, रोते रोते हाथ पैर धुलकर खाना बनाने लगी। प्रीत अपने कमरे में दीवार की टेक लगा बैठी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मम्मा पापा क्यों हमें छोड़ गए, हमें भी साथ ले जाते, अंडरस्को प्रीत रोते हुए बोली। उसके हाथों में एक तस्वीर थी जो कि उसके माँ बाप की थी। थोड़ी देर में प्रीत ने वहां चटाई बिछाई और उसमें लेट गई।
यहाँ शौर्य शौर्य की गाड़ी एक बड़े से बंगले के गेट से होते हुए जिसकी दीवार में बड़े अक्षर से लिखा था रायजादा पैलेस। गाड़ी अंदर आकर रुकी, गार्ड ने गेट खोला, शौर्य बाहर आया। अब तक काफी रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था, पर पूरे बंगले में काफी लाइट थी जिस कारण से पूरे में रोशनी थी। शौर्य अपनी लंबे लंबे कदम लेकर अंदर की तरफ चला गया। अंदर बड़े से हॉल में जहां एक आदमी अपने पैर पर पैर चढ़ा बैठ हुआ था और फोन चला रहा था। उनकी उम्र लगभग 45 साल की होगी, आंखों में नजर का चश्मा लगाए हुए थे। शौर्य उन्हें देख बोला, अंडस्को आप आज फिर जाग रहे हैं? मना किया था ना, मैं मत इंतजार किया कीजिए मेरा। मैंने भी तो मना किया तुम्हें कि रात में लेट मत आया करो, तुम मानते हो मेरी बात? अंडस्को आदमी ने कहा। ये आदमी शौर्य के पापा राजवीर जी थे जो कि उसका वेट कर रहे थे घर आने का। सब सो गए अंडस्को? शौर्य ने पूछा। हाँ सब सो गए हैं, हम दोनों ही जाग रहे हैं, अब चलो खाना खा लो अंडस्को राजवीर जी ने कहा। मुझे भूख नहीं है, आप अपने रूम में सो जाइए, मैं अपने रूम में जाता हूँ अंडस्को शौर्य ने कहा। राजवीर जी कुछ बोलने से पहले शौर्य ऊपर रूम में चला गया। राजवीर ने जी ने देखकर सर न में हिला दिया और किचन की तरफ बढ़ गए। इतने साल हो गए थे अपनी बीवी के जाने के बाद, उन्होंने ही अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला पोसा था। शौर्य अपने कमरे में आया, अपनी टाई ढीली कर बाथरूम घुस गया। शावर के नीचे खड़ा था, उसकी मस्कुलर बॉडी पर फिसलता पानी बेहद आकर्षक बना रहा था। उसने आंख बंद कर ठंडे पानी को महसूस करने लगा, पर उसकी आंखों के सामने प्रीत का थप्पड़ मरना याद आ गया। उसने जल्दी से आंखें खोली। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने किस थप्पड़ मारा है कि तुम्हें जानना चाहिए। शौर्य सिंह रायजादा कभी किसी की गलती माफ नहीं करता और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं अंडस्को शौर्य ने अपनी जलती हुई आंख से कहा। सामने प्रीत का चेहरा था। वो टोवल अपनी कमर पर लापेट कर बाहर आया। थोड़ी देर बाद वो बालकनी में खड़ा था, उसने सिर्फ एक लोअर पहना था। उसने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट के कास लेने लगा, फिर सोने चला गया। प्रीत को देखने आए लड़के वाले। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। इतने साल हो गए थे अपनी बीवी के जाने के बाद, उन्होंने ही अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला पोसा था। शौर्य अपने कमरे में आया, अपनी टाई ढीली कर बाथरूम घुस गया। शावर के नीचे खड़ा था, उसकी मस्कुलर बॉडी पर फिसलता पानी बेहद आकर्षक बना रहा था। उसने आंख बंद कर ठंडे पानी को महसूस करने लगा, पर उसकी आंखों के सामने प्रीत का थप्पड़ मरना याद आ गया। उसने जल्दी से आंखें खोली। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, तुमने किस थप्पड़ मारा है कि तुम्हें जानना चाहिए। शौर्य सिंह रायजादा कभी किसी की गलती माफ नहीं करता और तुम्हारी तो बिल्कुल भी नहीं अंडस्को शौर्य ने अपनी जलती हुई आंख से कहा। सामने प्रीत का चेहरा था। वो टोवल अपनी कमर पर लापेट कर बाहर आया। थोड़ी देर बाद वो बालकनी में खड़ा था, उसने सिर्फ एक लोअर पहना था। उसने अपनी सिगरेट जलाई और सिगरेट के कास लेने लगा, फिर सोने चला गया। अब आगे दूसरा दिन भी प्रीत का वही चाची के तानों से गुजरा। शाम का वक्त, प्रीत किचन में खड़ी प्लेट में नाश्ता सजा रही थी क्योंकि चाची ने कहा था कोई मेहमान आने वाले हैं। तभी चाची वहां आती है और उसे एक साड़ी देकर कहती है, अंडस्को जा जाकर इसे पहन ले। चाची की बात सुनकर प्रीत को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह डर की वजह से कुछ पूछ नहीं पाती क्योंकि उसे पता था अगर वह पूछेगी तो चाची कहीं उसे फिर से तने और मरने ना लगे। वह अपनी चाची से मार नहीं खाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप वह साड़ी ले वहां से चली जाती है। प्रीत के जाने के बाद आव्या ने अपनी मां को देख कहा, अंडस्को मॉम आपने उसे इतनी महंगी साड़ी क्यों दी, चल क्या रहा है आपके दिमाग में? चाची वही रख पकोड़े मुंह में भरते हुए बोली, अंडस्को बस ये सोच को मालामाल होने वाले हैं, लॉटरी लग गई हमारी, रिश्ता आया इसके लिए अच्छे बड़े घर का है। क्या रिश्ता आया है इस गवार के लिए बड़े घर का? इसके लिए क्यों आया, मेरे लिए क्यों नहीं? अंडस्को अव्या मुंह बना बोली। पागल लड़की अंडस्को, चाची ने उसके सर पर मार बोली। बड़े घर का लड़का नहीं नहीं, आदमी एक नंबर का अयाश लड़का है, उसे सिर्फ अयाशी करना है इस लड़की के साथ, उसके लिए वह हमें 10 लाख देगा, अच्छा है पीछा भी छूटेगा इससे और पैसे भी मिल जाएंगे अंडस्को, चाची ने कहा। क्या बात है मॉम, अपने तो कमाल कर दिया अंडस्को, आव्या ने अपनी मां को गले लगा बोली। प्रीत दोनों माँ बेटी की करतूत से बेखबर साड़ी पहन रही थी। चाचा बड़ी बेसब्री से लड़कों वालों का इंतजार कर रही थी। तभी गेट पर एक औरतों जिसने बनारसी नीली साड़ी पहनी हुई थी, सोने से लदी हुई थी, बड़ा सा सोने का हर पहनी हुई थी, हाथ में सोने के कंगन। ये देख चाचा के मुंह से लार टपकने लगी। उस औरत के बाजू में एक आदमी खड़ा हुआ था, लगभग उसकी उम्र 45 की होगी, ऊपर से उस आदमी ने अपने मुंह में पान भरा हुआ था और बार बार दीवार पर थूक रहा था जिससे उसके होंठ पर लाल लगा हुआ था। चाचा दोनों को देख खुश हो गई और उनके पास जाकर बोली, अंडस्को आइए बैठिए ना। औरत ने चाची को देख कहा, अंडस्को हमें लड़की दिखा दीजिए, हम जल्दी से शादी करना चाहते हैं, जब से मेरे बड़े भाई ने लड़की की फोटो देखी तब से पागल सा हो गया उसके प्यार में। वह आदमी और औरत दोनों भाई बहन थे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ अंडस्को, चाची खुश होते हुए बोली। उनको तो बस पैसा ही दिख रहा था लेकिन प्रीत की जिंदगी नहीं। आव्या कमरे से बाहर निकली, आवाज सुनकर सामने बैठे लोगों को देखने लगी। आदमी ने जैसे ही आव्या को देखा उसमें उसका जी ललचाने लगा। वो आव्या को ऊपर से नीचे हवासी नजरों से देखने लगा। आव्या को बड़ा अजीब लगा। अपनी बेटी को ऐसी नजरों से देखता देख सोना ने आव्या को कमरे में जाने का इशारा किया। आव्या जल्दी से अंदर चली गई अपने रूम में, पर आदमी की नजर आव्या पर ही टिकी हुई थी। मैं लड़की को लेकर आती हूँ अंडस्को, सोना ने कहा। प्रीत को लेने चली गई।
प्रीत किचन में खड़ी हुई थी। चाची ने उसे ऊपर से नीचे देखा। पीले रंग की साड़ी उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाची को प्रीत की खूबसूरती देख जलन होने लगी। वह मुंह बनाकर प्रीत से बोली, अंडस्को बाहर चल, और हाँ, ज्यादा जवान चलाई ना तो याद रखना तेरा वह लंगड़ा भाई ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाएगा। प्रीत में डरते हुए हाँ में सर हिला दिया। चाची ने उसे धमकी दी थी, अगर उसने शादी के लिए मना किया तो वह यश को अनाथ आश्रम से निकलवा देगी और उसे काम करवाएगी, घर का घर भी बेच देगी। अगर उसकी शादी उस आदमी से हुई तो वह शायद उसके भाई का ऑपरेशन करवा दे। चाची ने ये कहकर प्रीत से शादी के लिए हाँ करवा दी थी। चाची प्रीत को लेकर बाहर आ गई। प्रीत ने अपनी नजरें झुकाकर ही रखी थी। प्रीत को देख उसे आदमी की आंखों में हवा साफ नजर आने लगी। वह प्रीत को ऊपर से नीचे देखने लगा और अपने होठों को चबाने लगा। आदमी ने कहा, अंडस्को मुझे लड़की पसंद है और मैं कल ही इसे शादी करूंगा। बड़ी खुशनसीबी है लड़की तू, तुझे मेरा भाई मिलेगा। अंडस्को औरत ने बड़े घमंड से कहा। जैसी आपकी मर्जी, अब तो लड़की आपकी हुई। अंडस्को चाची ने खुश होते हुए कहा। उन्हें तो बस जल्दी थी कि कब प्रीत इस घर से जाए। अब लेन देन की बात कर ले, अंडस्को औरत ने कहा। चाचा ने प्रीत को अंदर जाने को कहा। प्रीत अंदर चले गए। उसे घुटन सी हो रही थी। उसका जी मरने का कर रहा था, पर अपने भाई के लिए वह कुछ भी कर सकती थी। प्रीत के जाते ही चाची ने औरत से कहा, अंडस्को 10 लाख की बात हुई थी। 10 लाख मिल जाएंगे, कल तैयार रहना, बारात लेकर आएंगे हम। अंडस्को औरत ने कहा। आधा पैसा अभी चाहिए, आधा काम होने के बाद। अंडस्को चाची ने बड़े घमंड से कहा। ठीक है, अंडस्को औरत ने कहा और अपने बैग से 2 लाख निकालकर टेबल पर रख दिए। ये देख चाची का जी ललचा गया। वह जैसे ही उठाने को हुई, लेकिन फिर औरत को देख बोली, अंडस्को इतने में क्या होगा। औरत ने घमंड भरी आवाज में कहा, अंडस्को जितनी चादर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। अरे मेरा मतलब है शादी की तैयारी करनी है, फिर लड़की को सजाना है तो पैसे तो ज्यादा लगेंगे ही ना। अंडस्को चाची ने बात संभाल कर कहा। औरत ने अपने बैग से 2 लाख और निकाल कर रख दिए। चाची ने जल्दी से उठा लिए। बाकी के पैसे कल शादी के बाद, याद रखना, कोई होशियारी नहीं। अंडस्को आदमी ने घूर कर चाची को देख कहा। दोनों बाहर चले गए। सोना जल्दी से आव्या के रूम में गई। उसे पैसा दिखने लगी। मॉम हम तो अमीर हो गए, हमारे पास पैसा ही पैसा है। अंडस्को आव्या खुश होते हुए बोली। सोना भी खुश होते हुए हाँ में सर हिला दिया। उसे तो ऐसा लग रहा था वह जैसे इतने में ही अमीर हो गई हो। उसके पास बहुत पैसा है, वह कुछ भी कर सकती है। दोनों इतने पैसे देख संभल ही नहीं पा रही थी अपने आप को। दोनों जल्दी से रेडियो का शॉपिंग पर चली गई। उन्होंने एक बार भी प्रीत को देखने की कोशिश नहीं की, वह क्या कर रही है, कैसी है। दूसरे दिन रायजादा पैलेस। सुबह के 9 बजे बज रहे थे। राजवीर जी किचन में अपने बच्चों के लिए नाश्ता बना रहे थे। वैसे तो घर में बहुत बड़े बड़े सेफ थे, जो कि बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपटीशन और स्किल से उन्होंने खाना बनाना सीखा था, लेकिन सुबह का नाश्ता राजवीर जी खुद बनाते थे अपने परिवार के लिए। अरे खाना बना रहा है कि खाने लगा, वहीं बैठकर मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी ला। अंडस्को डाइनिंग टेबल हेड चेयर में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा। ये राजवीर जी के पिताजी गौतम सिंह रायजादा। अरे ला रहा हूं पापा, थोड़ा तुम साभार कर लो, सब लोगों को आ जाने दो। अंडस्को किचन से राजवीर जी बोले। साले सबके सब आलसी है, पता है 9 बजे का टाइम है, नाश्ता का इतना लेट क्यों आते हैं, इनके चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ता है। अंडस्को गौतम जी बढ़ाते हुए बोले। क्या हुआ, बड़ी खुद से बातें क्यों कर रहे हो, कहीं भूत बन के दादी तो नहीं बैठी है बाजू में। अंडस्को सीढ़ियों की ग्रिल से एक लड़का फिसलते हुए नीचे आया। व्हाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, सलीके से सेट किए हुए बाल, हाथ में वॉच, पैरों में व्हाइट शूज। वो एकदम बवाल लग रहा था। कोई लड़की उसे ऐसी देखे तो बस देखती रहे। ऊपर से उसके चेहरे में स्माइल क्या कातिल बना रही थी उसे। ये है सात्विक सिंह रायजादा उर्फ विकी, सब इन्हें प्यार से बुलाते हैं, लेकिन घर वाले बस राजवीर जी के दूसरे बेटे और घर का सबसे शैतान सिंह रायजादा इनका नाम है। लोग इन्हें यही बुलाते हैं क्योंकि हर शैतानी में इनका नाम पहले आता है। अरे तुम जैसी औलाद हो ना, तो तेरी दादी अब तक जिंदा रहती भी नहीं, अच्छा हुआ पहले ही चली गई। अंडस्को गौतम जी ने सात्विक को देख कहा। क्यों, हमारी हॉटनेस को देखकर दादी हम पर फ्लैट हो जाती और आपका पत्ता कट जाता, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो ना। अंडस्को सात्विक गौतम जी के पास आकर बोला। शर्म कर ले शर्म, तेरा बाप का भी बाप हूं मैं और ऐसी बात करता है तू मुझसे। अंडस्को गौतम जी सात्विक को अपनी छड़ी मार बोले। ओहो बड़ी, हम तो दोस्त हैं, अपने में तो ऐसा चलता है ना, जस्ट चिल बेबी। अंडस्को सात्विक ने गौतम जी के माथे पर किस कर कहा। लगता है इस घर के सारे लड़के ही लड़कों को पसंद करते हैं। अंडस्को गौतम जी बढ़ते हुए बोले। लगता है नसीब में नहीं है पोते के मुंह देखना। अंडस्को गौतम जी खुद में ही बोले। मैंने सुना आपने क्या कहा, आपने बोला कि श्लोक भैया गया है। अंडस्को सात्विक बिल्कुल गौतम जी के करीब आ गया, उन्हें देख बोला। गौतम जी उसके इतने करीब आने से डर गए, वो थोड़ी उससे दूर हो गए और उसके गालों पर थप्पड़ मारकर कहा, अंडस्को हार्ट अटैक दिलाएगा क्या मुझे। क्या कहा तुमने अभी। अंडस्को एक भारी सी आवाज आई। सात्विक गौतम जी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों ने दूसरी तरफ देखा जहां पर शौर्य खड़ा हुआ था। अपने बिजनेस सूट पर बहुत हैंडसम लग रहा था। ब्लैक शर्ट, ऊपर से उसने ब्लेजर डाला हुआ था ब्लैक कलर का, ब्लैक पैंट, ब्लैक टाई, ब्लैक शूज, हाथ में रोलेक्स की वॉच। वो सात्विक को घूर रहा था। भाई मैंने कुछ नहीं बोला, वह तो दादाजी बोल रहे थे। अंडस्को सात्विक जल्दी से बोला, अपनी इनोसेंट सी शकल बना ली।
श्लोक अपने लंबे लंबे कदम लेकर वही डाइनिंग एरिया में आया और अपनी चेयर में बैठ गया। लगता है ज्यादा जुबान चलने लगी, इस घर के लोगों की फ्री रहने लगे हो ना आजकल, तुम ऑफिस शुरू कर दो। और आप दादाजी, लगता रूटीन चेकअप नहीं हुआ है आपका, अंडरस्कोर शौर्य ने दोनों को घूर कर कहा। मैंने कुछ नहीं कहा है, इसका ने कहा है। तू मुझे क्यों सजा दे रहा है? और मैं अभी गया था रूटीन चेकअप के लिए, मुझे जरूरत नहीं रूटीन चेकअप की, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ, अंडरस्कोर दादाजी ने जल्दी से कहा। अरे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियसली ले रहे हो, अंडरस्कोर सात्विक पीछे से शौर्य के गले लगा बोला। शौर्य ने उसके दोनों हाथों को देखा जो उसके कंधे पर थे, फिर सर उठाकर सात्विक को घूर कर देखा। सात्विक अपने भाई को घूरता देखकर जल्दी अपने हाथ हटा लिए। शौर्य की ब्लेजर को साफ करते हुए कहा, अंडरस्कोर सॉरी, गंदा नहीं हुआ, और अगर गंदा होता तो तुम्हें गंदा कर देता हूं मैं, अंडरस्कोर शौर्य ने कहा लंगड़ा कहीं का। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। मैंने कुछ नहीं कहा है, इसका ने कहा है। तू मुझे क्यों सजा दे रहा है? और मैं अभी गया था रूटीन चेकअप के लिए, मुझे जरूरत नहीं रूटीन चेकअप की, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूं, अंडरस्कोर दादाजी ने जल्दी से कहा। अरे भाई, हम तो मजाक कर रहे थे, आप तो सीरियसली ले रहे हो, अंडरस्कोर सात्विक पीछे से शौर्य के गले लगा बोला। शौर्य ने उसके दोनों हाथों को देखा जो उसके कंधे पर थे, फिर सर उठाकर सात्विक को घूर कर देखा। सात्विक अपने भाई को घूरता देखकर जल्दी अपने हाथ हटा लिए। शौर्य की ब्लेजर को साफ करते हुए कहा, अंडरस्कोर सॉरी, गंदा नहीं हुआ, और अगर गंदा होता तो तुम्हें गंदा कर देता हूं मैं, अंडरस्कोर शौर्य ने कहा। अब आगे। सात्विक मुंह बनने हुए बोला, अंडरस्कोर भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं ना। छोटा नहीं शैतान भाई बोलो, अंडरस्कोर किचन से आते राजवीर जी ने कहा। क्या बन्या है अपने, अंडरस्कोर सात्विक जल्दी से उनके पास आकर बोला। पराठे बनाए हैं, अंडरस्कोर राजवीर जी बोले। जाओ उन दोनों को उठा आओ, वरना तुम सारे पराठे खा जाओगे, अंडरस्कोर राजवीर जी बोले। चेयर में बैठ गए। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अंडरस्कोर सात्विक अपने पैर पटकते हुए डाइनिंग एरिया से चला गया। वो एक कमरे में आकर रुका, गेट पर नॉक कर बोला, तुम दोनों जल्दी से उठ जाओ, अगर 5 मिनट में डाइनिंग एरिया में नहीं देखे तो पापा ने बहुत टेस्टी पराठे बनाई हैं, वह मैं खा लूंगा, अंडरस्कोर सात्विक बड़े ओ अलग अलग तरीके से मुंह बना बोला, जैसे उसे यह बोलते हैं बहुत दिक्कत हो रही हो कि पराठे खाने आ जाओ। तभी उसे अंदर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई, ये सन वह गेट खोलकर अंदर चला गया। बेड के नीचे एक लड़का गिरा हुआ था, चादर पर लपटा हुआ, बेड पर दूसरा लड़का बैठा हुआ था अपनी नींद में। साले तू अपनी जगह क्यों नहीं सोता? अंडरस्कोर नीचे पड़ा लड़का बेड पर बैठे लड़के को एक लात मत बोला। मुझे क्या पता मैं नींद में क्या करता हूँ, अंडरस्कोर बेड पर बैठे लड़के ने कहा। विराज भाई, आप लोगों के पास 5 मिनट है, अगर 5 मिनट में आप लोग डाइनिंग एरिया में नहीं आए तो मैं आप लोगों के सारे पराठे खा लूंगा, अंडरस्कोर सात्विक उन दोनों को झगड़ते देख बोला। सात्विक अपने जीभ को होठों से फिरते हुए कहा, अंडरस्कोर पापा ने बहुत टेस्टी पराठे बनाए हैं, उनकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तुझे खाने के अलावा कुछ और दिखाई देता है कि नहीं देता है? अंडरस्कोर बेड के नीचे पड़े लड़के ने कहा। और आपको नेहा के अलावा कभी कुछ दिखाई देता है? अंडरस्कोर सात्विक अपनी कमर पर हाथ रख बोला। नेहा, वह जो लड़का बेड के नीचे गिरा हुआ तो उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। तू ज्यादा बोल रहा है, छोटा पैकेट है, पैकेट ही रह, खुला मत ज्यादा, अंडरस्कोर बेड के नीचे पड़े लड़के ने एक तकिया फेंक कर मारा। विराज भाई, अगर आपने मुझे छोटा पैकेट बोला ना तो मैं घर में सबको बता दूंगा कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आप जो झूठ झूठ बोलकर बाहर घूमते हो ना, यह नेहा के साथ घूमते हो, अंडरस्कोर सात्विक ने कहा। विराज जल्दी से खड़ा हो गया अपनी जगह और सात्विक के पास आया, उसके चेहरे को बड़े अच्छे प्यार से पकड़कर बोला, अंडरस्कोर नहीं बच्चा, ऐसा नहीं करते, मैं तो तेरा बड़ा भाई हूं ना, अब से नहीं बोलूंगा मैं तुझे छोटा पैकेट, तू तो मेरा प्यारा भाई है ना। हाँ ठीक है, आप मेरी इतनी तारीफ भी मत करो, नहीं बताऊंगा मैं किसी को, अंडरस्कोर सात्विक खुद की तारीफ कर इतराते हुए बोला। उसे अपनी तारीफ होता देख बहुत खुशी होती थी, कोई उसकी तारीफ करता था। और यह बात सब जानते थे, जब जब कोई बात उससे मनवानी होती थी तो बस उसकी तारीफ कर दो, वह अपने आप इसकी बात मान जाता था। विराज वो लड़का जो बेड के नीचे गिरा हुआ था, दूसरा लड़का मिराज, विराज का छोटा भाई जो उससे आधा घंटा छोटा है। दोनों जुड़वा है, दोनों का एक दूसरे के बगैर मन नहीं लगता है, इसलिए दोनों साथ में सोते हैं और कोई भी काम करते हैं तो साथ में करते हैं, पर गर्लफ्रेंड के नाम पर सिर्फ विराज की गर्लफ्रेंड नेहा है और ये दोनों अभी कॉलेज कर रहे हैं। ये दोनों शौर्य के मामा मामी के बच्चे हैं जो यूएसए में रहते हैं, पर ये दोनों यहाँ रहते हैं। दोनों जल्दी जल्दी नहाकर डाइनिंग एरिया में आ गए। सब उन दोनों का वेट कर रहे थे। आई एम सॉरी, हम लेट हो गए, अंडरस्कोर विराज चेयर में बैठ बोला। कोई नई बात बताओ, ये तो रोज का है, अंडरस्कोर राजवीर जी ने उन दोनों को देख कहा। शौर्य चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। तुमने शादी के लिए कुछ सोचा भी है या अभी भी कुंवारे रहने का विचार है? शायद तुम बोल रहे हो जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी ये लोग भी कुंवारे ही रहेंगे, अंडरस्कोर दादाजी ने शौर्य से पूछा। मैंने नहीं कहा इन्हें कुंवारे रहने को, ये कर सकते हैं शादी, अंडरस्कोर शौर्य वैसे ही बोला। ये तो रोज का था, शादी शादी शादी, जब जब वह सबके साथ बैठा था तब उसकी शादी की बात करते थे। यही होता, मैंने कहा था इसे लड़कियों के साथ वाले स्कूल में डालो पर नहीं लो, अब लड़कों के साथ रहना पसंद है इसे, अंडरस्कोर दादाजी अपने सर पर हाथ रख एक्टिंग कर बोले।
बहुत बुरी एक्टिंग थी आपकी, मैं आपको कोई रेटिंग नहीं देना चाहता। अंडरस्कोर शौर्य खड़ा होते हुए बोला और बाहर निकल गया। पता नहीं क्या होगा इस घर का, जिंदगी भर ऐसे ही अदमियों के हाथ का खाना खाना होगा, कभी औरतों के साथ का खाना ही नहीं नसीब होगा। अंडरस्कोर दादाजी आपने सर पर हाथ रख बोले। रायजादा पैलेस में एक भी औरत नहीं थी, जो यहाँ पर काम करने के लिए सारे ही मर्द थे। शौर्य रायजादा पैलेस से बाहर आया, पूरे घर पर सिक्योरिटी लगी हुई थी, काले कपड़े पहने गार्ड्स खड़े हुए थे। शौर्य को देख उसका बॉडीगार्ड केशव जल्दी से उसके पास आया। केशव जो कि शौर्य का बॉडीगार्ड था और उसका सबसे खास आदमी, जो कि उसके साथ हर वक्त रहता था, उसके साय की तरह वह शौर्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहता था। उसे शौर्य की हर बात पता होती थी। शौर्य कहाँ है इस वक्त, वो शौर्य का एक इशारा समझ जाता था आंखों से। केशव ने शौर्य के लिए गाड़ी का गेट खोल दिया, सारे गाड़ी में बैठकर रायजादा पैलेस से निकल गया। प्रीत इस वक्त अव्या के कमरे में मौजूद थी, जो कि चाची ने उसे तैयार होने के लिए दिया था। वह कैमरा 2 लड़कियों से तैयार कर जा चुकी थी। प्रीत आईने के सामने बैठी हुई थी, पर उसने एक बार भी नजर उठाकर खुद को नहीं देखा था। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा दुल्हन का श्रृंगार किया हुआ था। प्रीत दुल्हन के जोड़े में बाला की खूबसूरत लग रही थी। उसे देख ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती उसे ही मिल गई हो। प्रीत के चेहरे में माथे पर बेंदी ऐसी लग रही थी जैसे चांद खुद सर पर विराजमान होकर उसकी खूबसूरती की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन बस एक कमी थी, जो कि मुस्कान की थी, जो कहीं गायब सी थी। आंखों में नमी, आंखें में आए आंसू बस निकलने को बेकरार थे। वो चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी, अपने हाथ में ली हुई तस्वीर को देख रही थी, जो कि उसके माँ बाप की थी। क्यों माँ पापा क्यों छोड़कर चले गए मुझे? ये दुनिया सिर्फ मतलबी है, अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है, और वैसे ही चाचा ने मुझे अपने मतलब के लिए मेरी शादी करा रही है। अंडरस्कोर प्रीत अपने माँ बाप की तस्वीर देख बोली। तभी गेट खुला, यश अंदर आया लंगड़ाते हुए। उसके हाथ में छड़ी थी जिसे पकड़ वो अंदर आ रहा था। ये शादी क्यों कर रही हैं आप दीदी? अंडरस्कोर यश अपनी बहन को देख बोला। प्रीत का ध्यान टूटा, उसने यश को देखा, जल्दी से खड़ी होकर उसके पास आ गई। उसने ही चाची से कहकर यश को बुलवाया था। दीदी, अगर चाची ने आपके साथ जबरदस्ती की है ना, तो मत करो शादी, हम यहाँ से चले जाएंगे, नहीं चाहिए कुछ हमें, पर आप यह शादी मत करो। अंडरस्कोर यश ने प्रीत को गले लगा लिया, रोते हुए कहा। वह अपनी बहन को दुखी नहीं देखना चाहता था, वैसे ही वह उसके लिए परेशान रहती थी, और अब यह शादी, भले ही वह छोटा था, लेकिन अपनी बहन की सारी परेशानी वह समझ जाता था। हम यह शादी करेंगे, हम खुश हैं शादी से। अंडरस्कोर प्रीत में जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। यश के आंसू पोंछे। मैं सब जानता हूँ, चाची ने आपसे जबरदस्ती की होगी, मैं अभी बताता हूँ उन्हें। अंडरस्कोर यश ने गुस्से में कहा। क्या बताएगा तू मुझे? अंडरस्कोर चाची अंदर आते हुए बोली, और गुस्से में यश और प्रीत को देखने लगी। वह भी अभी पार्लर से आई थी, वह इतनी भादी दिख रही थी, उसने ऐसा मेकअप थोपा हुआ था अपने चेहरे पर जैसे कभी मिला ही ना हो। महंगी साड़ी, गले पर बड़ा सा 2 हार पहने हुए थे, कान पर बड़े बड़े सोने के कान के कल, जो जितने पैसे मिले थे उसने उनमें से ये सब खरीदा था। क्या बोल रहा था तू? क्या बताएगा तू मेरे को? बोल। अंडरस्कोर चाची यश को देख गुस्से में आंख दिखा बोली। आप मेरी बहन की शादी जबरदस्ती नहीं करा सकती, मेरी बहन यह शादी नहीं करेगी। अंडरस्कोर यश ने चाची पर चिल्लाते हुए कहा। तेरी इतनी औकात नहीं है और तू मुझ पर चिल्ला रहा है? अंडरस्कोर चाची ने यश को धक्का देते हुए कहा। यश चाची के धक्का देने से नीचे जमीन पर गिर गया, उसकी लाठी छूट गई। बिट्टू। अंडरस्कोर प्रीत अपने भाई को नीचे गिरा देख जल्दी से उठने लगी। तुम दोनों एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर कोई नाटक किया ना तो इतना मारूंगी तुम दोनों को कि जिंदगी भर याद रखोगे। अंडरस्कोर चाची ने गुस्से में दोनों को उंगली दिखा कहा। मेरी बहन यह शादी नहीं करेगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। अंडरस्कोर यश ने वैसे ही गुस्से में देख कहा। चाची नीचे झुकी और यश के चेहरे को अपने हाथों से तेजी से पकड़ लिया। तू अपना चिरकुट सा मुंह संभाल कर रख, नहीं तो एक टांग तोड़ ही ली है, दूसरी मैं तोड़ दूंगी। अंडरस्कोर चाची ने कहा। यश का चेहरा छोड़ दिया। और तू बारात आ गई है, नाटक मत करना, शांति से शादी कर ले, वरना तेरी और तेरे भाई की जिंदगी जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी मैं। अंडरस्कोर चाची ने प्रीत को आंख दिखा कहा। बाहर चली गई। लंगड़ा मुझसे जबान लड़ता है। अंडरस्कोर चाची गेट के पास आकर बोली। दीदी चलो यहाँ से हम भाग चलते हैं, मैं आपको ये शादी करने नहीं दूंगा। अंडरस्कोर यश ने प्रीत से कहा। यश हम कहाँ जाएंगे? अंडरस्कोर प्रीत में उसे समझा कहा। वह ये शादी करेगी, प्रीत ने अपनी किस्मत मन ली थी, शायद उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं लिखी थी, यह भगवान लिखना ही भूल गया था, पर अगर उसे अपने भाई के लिए कुछ करना पड़े तो ये करने को भी तैयार है। यहाँ शौर्य की गाड़ी एक 20 माले की बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। वह बिल्डिंग पूरी कांच की बनी हुई थी, जिसके टॉप फ्लोर पर लिखा हुआ था एसआर इंडस्ट्रीज। उसके जस्ट बाजू में एक और बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें लिखा था रायजादा ग्रुप। केशव गाड़ी से उतरकर पीछे वाली गाड़ी का गेट खोला। शौर्य अपने रौबदार अंदाज में बाहर आया, पूरी इंडस्ट्री में नजर फिराए, अपने कोट के बटन बंद कर अंदर चला गया। केशव उसके पीछे पीछे उसका लैपटॉप बैग पकड़े चल रहा था। अभी ऑफिस का टाइम चालू हुआ था, एम्प्लॉय अभी भी आ रहे थे, कुछ अपने सीट पर बैठ गए थे। शौर्य को देख गुड मॉर्निंग कहने लगे। लड़कियां तो बस शौर्य की ताड़ने में बिजी थी, ये वो इंसान था जिसे कितनी ही लड़कियों ने सेड्यूस किया था, पर यह इंसान किसी पर नहीं पिघला, बड़ा सख्त आदमी था। शौर्य ने किसी का भी गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, कुछ ना बोलकर वहां से अपनी पर्सनल लिफ्ट में चला गया। शौर्य ने की प्रीत से जबरदस्ती शादी।
इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा, यहाँ शौर्य की गाड़ी एक 20 माले की बिल्डिंग के बाहर आकर रुकी। वह बिल्डिंग पूरी कांच की बनी हुई थी जिसके टॉप फ्लोर पर लिखा हुआ था एसआर इंडस्ट्रीज। उसके जस्ट बाजू में एक और बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें लिखा था रायजादा ग्रुप। केशव गाड़ी से उतरकर पीछे वाली गाड़ी का गेट खोला। शौर्य अपने रौबदार अंदाज में बाहर आया, पूरी इंडस्ट्री में नजर फिराए, अपने कोट के बटन बंद कर अंदर चला गया। केशव उसके पीछे पीछे उसका लैपटॉप बैग पकड़े चल रहा था। अभी ऑफिस का टाइम चालू हुआ था, एम्प्लॉय अभी भी आ रहे थे, कुछ अपने सीट पर बैठ गए थे। शौर्य को देख गुड मॉर्निंग कहने लगे। लड़कियां तो बस शौर्य की ताड़ने में बिजी थी। ये वो इंसान था जिसे कितनी ही लड़कियों ने सेड्यूस किया था, पर ये इंसान किसी पर नहीं पिघला, बड़ा सख्त आदमी था। शौर्य ने किसी का भी गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, कुछ न बोलकर वहां से अपनी पर्सनल लिफ्ट में चला गया। अब आगे ऊपर 20 फ्लोर पर, वहां सिर्फ इकलौता एक ही केबिन था पूरे फ्लोर पर जो कि सीईओ का था। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सीईओ। लिफ्ट आकर खुली, शौर्य लिफ्ट से बाहर निकला। अभी भी उसके पीछे केशव था लैपटॉप बैग लिए। जैसे ही शौर्य बाहर निकला, लिफ्ट के बाहर कार्तिक, शौर्य का पीए, उसका वेट कर रहा था। केशव से उसने लैपटॉप बैग ले लिया। शौर्य अपने केबिन में आ गया। उसका केबिन पूरे ऑफिस का सबसे सुंदर और एलिगेंट था। एक बड़ा सा कैमरा जिसमें एक साइड सोफे रखे हुए थे और एक दीवार पर जहां पर बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई थी। उसमें पूरे ऑफिस की लाइव कैमरा फुटेज चल रही थी और एक तरफ कांच की वॉल बनी हुई थी जिसमें पूरा शहर दिख रहा था। उसके जस्ट बाजू में टेबल और चेयर लगी हुई थी जिसमें लैपटॉप, कंप्यूटर और बाकी का सामान रखा हुआ था जरूर का। पूरा केबिन एकदम साफ सुथरा था। शौर्य अपनी चेयर में आकर बैठ गया। कार्तिक ने टेबल पर उसका लैपटॉप बैग रख दिया। कार्तिक सीधा खड़ा हो गया। आज का शेड्यूल क्या है अंडरस्कोर? शौर्य ने अपना लैपटॉप बैग खोलते हुए कहा। सर, आपने जिस लड़की की इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो आ गई है अंडरस्कोर। कार्तिक ने शौर्य को देख कहा। एक फाइल इसके सामने रख दी। शौर्य ने फाइल खोली जिसमें फ्रंट पेज में ही प्रीत की फोटो थी जो कि एक बाजार की थी। किसी ने, या ये कहे शौर्य के गार्ड ने ली थी। उस फोटो में प्रीत के हाथों में थैले थे और वो कड़ी धूप में चल रही थी। शौर्य उस फोटो में प्रीत को देखने लगा। उसके चेहरे में एक अनजानी सी स्माइल आ गई, को आकर चली भी गई, पता ही नहीं चला। शौर्य आगे फाइल पढ़ता। कार्तिक ने कहा अंडरस्कोर आज इस लड़की की शादी है। व्हाट अंडरस्कोर? शौर्य ने कार्तिक को देख कहा। यस सर अंडरस्कोर, कार्तिक ने कहा। शौर्य ने फाइल बंद कर दी और अपनी जगह खड़ा हो गया। बिना कुछ बोले ही वहां से निकल गया और केबिन से बाहर निकल गया। कार्तिक कुछ बोल रहा था लेकिन शौर्य को ऐसे जाते देखा वह कुछ बोल ही ना पाया और उसके पीछे पीछे चला गया। केशव जो केबिन के बाहर खड़ा हुआ था, उसने शौर्य को जल्दबाजी में केबिन से निकलते देखा तो पीछे पीछे चला गया। घर के बाहर आंगन में दूल्हा मंडप पर बैठा बड़ी बेसब्री से प्रीत का इंतजार कर रहा था। तभी अव्या और उसकी एक दोस्त प्रीत को लेकर आई। प्रीत की नजरें नीचे झुकी हुई थी। उसने अपना सर उठाकर एक बार भी कोशिश नहीं की अपने दूल्हे को देखने की कि उसकी शादी किससे हो रही है। ना उसने उस दिन कोशिश करी थी अपने दूल्हे के बारे में जानने की। आव्या ने जाकर प्रीत को दूल्हे के बाजू में बैठा दिया। प्रीत बस नजर झुकाकर बैठी हुई थी। वही दूल्हा बस प्रीत को एकटक देख रहा था। वह कितनी खूबसूरत है और अब उसकी होने वाली है। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे शादी आगे बढ़ी और वैसे वैसे प्रीत की दिल की धड़कन रुकती जा रही थी। उसका मन कर रहा था वह यहां से भाग जाए, कहीं जाकर मर जाए। तभी वहां कई सारी काली कलर की गाड़ियां आकर रुकी। उसमें कई काले कपड़े पहने गार्ड्स उतरे और मंडप को घेर लिया। सबकी नजरें उन गाड़ियों पर ही ठहर गई और इतने बड़े हटे कट्टे गार्ड्स देखकर सब डर गए कि कौन आया है। एक गार्डन आगे जाकर बीच वाली गाड़ी का गेट खोला जिसे बेहद बेहतरीन पर्सनैलिटी वाला आदमी शौर्य बाहर निकला। सभी की नर्सरी दरवाजे की तरफ टिक गई जहां इस वक्त शौर्य अंदर आ रहा था। उसके हाथ में सोने की बंदूक थी जो कि गोल्ड की थी जिसमें शेर बना हुआ था। शौर्य को देख काव्य बिल्कुल शुद्ध गवाई उसे ही एकटक देख रही थी। शौर्य लग ही हैंडसम लग रहा था। ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट, ब्लैक शर्ट, ब्लैक शूज, वो एकदम बवाल लग रहा था। चाची भी बस शौर्य को ही देख रही थी। वह आव्या और उसकी शादी के बारे में सोचने लगी थी। इतना अमीर इंसान कौन आ गया यहाँ पर? सब शुद्ध बुद्ध गवाए शौर्य को देख रहे थे। शौर्य चलकर मंडप के पास आया और प्रीत के बाजू में जाकर खड़ा हो गया। शौर्य को कोई नहीं जानता था क्योंकि आज तक शौर्य कभी लाइमलाइट या फिर मीडिया के सामने नहीं आया। मुझे थप्पड़ मारकर यहाँ शादी कर रही और खुश रहना चाहती हो, पर मेरे होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए तुमने किसे थप्पड़ मारा था। अंडरस्कोर शौर्य ने ये बात प्रीत के बिल्कुल करीब आकर कह रहा था। ये बात सिर्फ प्रीत ही सुन पाई। अपनी होने वाली बीवी से बात करते देखा दूल्हा सन्ना गया। गुस्से में शौर्य को देख बोला अंडरस्कोर कौन है बे तू और शादी में क्या तमाशा कर रहा है? वह शौर्य को बिल्कुल भी नहीं जानता था। अगर जानता होता तो ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करता क्योंकि जितनी इसकी औकात नहीं थी उससे ज्यादा वह बात कर रहा है। शौर्य केशव की तरह इशारा किया जिसे समझ के सामने दूल्हे पर गन तान दी। नीचे उतर अंडरस्कोर केशव ने दूल्हे को मंडप से नीचे उतरने को कहा। मेरे भाई से कान हटाओ, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। अंडरस्कोर अपने भाई पर गन देख औरत ने चिल्लाते हुए कहा। एमोटी अपना मुंह बंद कर वरना यही ठोक दूंगा तेरे को। अंडरस्कोर कार्तिक ने उस औरत के ऊपर गन रख कहा।
ये तुम लोग क्या कर रहे हो, कौन हो तुम लोग और शादी पर क्यों तमाशा कर रहे हो, अंडरस्को चाची ने कहा। वह उनसे अच्छे से बात कर रही थी क्योंकि सब बहुत खतरनाक लग रहे थे और उनके हाथ में गन थी। शादी करनी है ना, चलो शादी करते हैं, अंडरस्को शौर्य ने कहा। यह आप, अंडरस्को प्रीत कुछ बोल पाती वह अपने कदम पीछे लेती उससे पहले शौर्य ने प्रीत की कलाई पकड़ ली। इस पर एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आई। छोड़ो मेरी दीदी को गंदे आदमी, अंडरस्को ये आवाज यश की थी जो छड़ी पकड़े हुए खड़ा था और अपनी बहन और शौर्य को देख रहा था। शौर्य ने उस बच्चे को चिल्लाते हुए देखा तो अपने गार्ड की तरफ इशारा किया। गार्ड ने यश को पकड़ लिया और उसे पर गन तान दी। नहीं अंडरस्को, प्रीत अपने भाई के ऊपर गन देख चीख उठी। अच्छा इसकी जान उस तोता में है, अंडरस्को शौर्य ने कहा। प्रीत अपनी कलाई शौर्य से छोड़ने लगी। शौर्य ने उसकी कलाई और कसकर पकड़कर कहा, अंडरस्को अगर चुप नहीं रही तो तुम्हारा प्यारा भाई दुनिया में नहीं रहेगा। नहीं प्लीज, अंडरस्को शौर्य की बात सुनकर प्रीत डर गई। वह सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन अपने भाई को चोट कभी नहीं, वह उसके लिए तो कर रही थी यह शादी। प्रीत अपना हाथ छुड़ाने लगी शौर्य से, पर शौर्य ने उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि प्रीत की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई थी जिससे उसके हाथों पर खून निकलने लगा। शौर्य ने प्रीत को जबरदस्ती मंडप पर बैठा दिया। अगर यहां से हिलने की भी कोशिश की तो तुम्हारे भाई के साथ यहां जितने लोग हैं ना वह जिंदा नहीं रहेंगे, तो चुपचाप जो हो रहा है होने दो, अंडरस्को शौर्य ने गुस्से में बोल पंडित जी को मंत्र पढ़ने को बोला। यह अनर्थ कर रहे हो बेटा, ऐसे जबरदस्ती शादी नहीं की जाती, शादी तो 7 जन्मों का बंधन होती है, अंडरस्को पंडित जी ने शौर्य को समझाते हुए कहा। चुपचाप शादी करो वरना, अंडरस्को केशव ने पंडित जी की तरफ गन करते हुए कहा। पंडित जी डर गए। प्रीत डर से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसके आंसू आंखों से बाहर आ गए थे और गालों पर टपक रहे थे। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। फेरे के लिए दोनों खड़े हो जाए, अंडरस्को पंडित जी ने कहा। शौर्य खड़ा हो गया। प्रीत का जबरदस्ती हाथ को खींचकर उसे भी खड़ा कर दिया और फेरे लेने के लगा। 5वें फेर में वधू आगे चलेगी, अंडरस्को पंडित जी ने कहा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कभी शौर्य सिंह रायजादा ने पीछे चलना नहीं सीखा, सिर्फ आगे ही चलना सीखा है, अंडरस्को शौर्य ने बड़े गुरूर से कहा। ऐसा नहीं होता बेटा, 7 फेरों की शादी पूरी संपन्न मानी जाती है, ये नियम है शादी के, अंडरस्को पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा। यह मेरा राज्य है और मैं सोचूंगा क्या करना है, अंडरस्को शौर्य ने पंडित जी की बात इग्नोर कर कहा। अपने कोट के एक तरफ से हथकड़ी निकली जो एक कैदी को बंधने में यूज होती है और प्रीत के गले में पहना दिया। पंडित जी ये देख उसे रोकते हुए बोले, अंडरस्को यह आप क्या कर रहे हैं। शौर्य ने उनकी बात में कोई ध्यान ही नहीं दिया। प्रीत का गला काफी छोटा था जिससे वह हथकड़ी आराम से आ गई। यह मंगलसूत्र है तुम्हारा, इससे जिंदगी भर याद रहेगा कि तुमने किस पर हाथ उठा था, अंडरस्को शौर्य ने प्रीत को देख कहा। अपनी कमर से एक नुकीला खंजर निकाला और अपने हाथ की हथेली को हल्का सा कट किया जिससे खून बहने लगा। शौर्य ने उस खून को प्रीत की मांग में सजा दिया। शौर्य का खून प्रीत की मांग से होकर नाक में जा गिरा। शादी संपन्न हुई, अंडरस्को शौर्य ने कहा। प्रीत का हाथ छोड़ दिया और मंडप से नीचे उतर गया। प्रीत बेसुध खड़ी थी, उसकी जिंदगी में क्या हो गया उसे समझ ही नहीं आ रहा था। सब यह नजारा देखकर दंग रह गए, ये कैसी शादी थी, किसी को समझ नहीं आया। शौर्य मंडप से नीचे उतरकर बेसुध खड़ी प्रीत को देख बोला, अंडरस्को सो मेरा बदला पूरा हुआ, अपने माँ बाप से कहना तुम्हारा बोझ अच्छे से साबले हैं, आधी छोड़ी हुई बीवी, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा, जैसे तुमने मेरी बेइज्जती की है वैसे ही तुम्हारी उससे कई गुना होगी। जब लोग तुम्हें एक छोड़ी हुई बीवी के नाम से जानेंगे तुम घुट घुट कर मर जाओगी, शौर्य ने कहा और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया, उसके साथ उसके गॉड्स भी। ये क्या मजाक है, हमसे पैसे लेकर हमारे साथ धोखा किया, अंडरस्को औरत ने गुस्से में सोना से कहा। सोना और आव्या को कुछ समझ ही नहीं आया क्या हुआ, हमारे पैसे हमें वापस चाहिए, अंडरस्को औरत अपने गुस्से में चिल्लाते हुए चाची से कहा। चाची घबरा गई, पैसे तो उन्होंने सारे उड़ा दिए शॉपिंग पर, अब वह क्या करें। प्रीत पैसे सुनकर और शौक हो गई, मतलब चाची ने उसे बेचा था, अभी इतने बड़े झटके से उभरी नहीं थी, एक और झटका लगा। चाची ने बात संभालते हुए कहा, अंडरस्को शादी तो हुई नहीं, यह शादी तो मानी नहीं जाएगी और उसे लड़के ने भी इसे लेकर नहीं गया, कहकर गया ना वो इसे बीवी नहीं मानेगा, हम फिर से शादी करते हैं। शादी, अरे कैसी शादी, शादी तो हो गई, मांग भरी उस लड़के ने इसकी, अब मेरा भाई शादीशुदा औरत से शादी करेगा, कभी नहीं, अंडरस्को औरत ने गुस्से में कहा। हमारे पैसे कल चाहिए वरना तेरी इस लड़की से शादी कर लूंगा, अंडरस्को वही दूल्हे ने गुस्से में कहा। इतनी सुंदर लड़की उसके हाथ से चली गई, शायद आव्या हाथ से लग जाए। अब क्या करेगी प्रीत और उससे ज्यादा क्या करेगी चाची। कार्तिक केशव ने की प्रीत की मदद। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा झा, हमारे पैसे हमें वापस चाहिए, अंडरस्को औरत अपने गुस्से में चिल्लाते हुए चाची से कहा। चाची घबरा गई, पैसे तो उन्होंने सारे उड़ा दिए शॉपिंग पर, अब वह क्या करें। प्रीत पैसे सुनकर और शौक हो गई, मतलब चाची ने उसे बेचा था, अभी इतने बड़े झटके से उभरी नहीं थी, एक और झटका लगा। चाची ने बात संभालते हुए कहा, अंडरस्को शादी तो हुई नहीं, यह शादी तो मानी नहीं जाएगी और उसे लड़के ने भी इसे लेकर नहीं गया, कहकर गया ना वो इसे बीवी नहीं मानेगा, हम फिर से शादी करते हैं।
शादी? अरे कैसी शादी? शादी तो हो गई, मांग भरी उस लड़के ने इसकी। अब मेरा भाई शादीशुदा औरत से शादी करेगा? कभी नहीं। अंडरस्को औरत ने गुस्से में कहा। हमारे पैसे कल चाहिए वरना तेरी इस लड़की से शादी कर लूंगा। अंडरस्को वही दूल्हे ने गुस्से में कहा। इतनी सुंदर लड़की उसके हाथ से चली गई, शायद आव्या हाथ से लग जाए। अब आगे चाचा उसे आदमी की बात सुनकर जल्दी से बोली। अंडरस्को नहीं नहीं, अपनी बेटी को नर्क पर कैसे ही धकेल सकती थी। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि वह आदमी वह पैसे वाले हो, लेकिन एक नंबर का याश इंसान था और उसकी बहन उससे बड़ी वाली। कल कल अगर पैसे नहीं मिले तो याद रखना तेरी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। अंडरस्को औरत ने कहा और वहां से चली गई। धीरे धीरे सब वहां से चले गए। प्रीत अभी भी मंडप पर खड़ी हुई थी। उसकी जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया, उसे समझ ही नहीं आता। चाची ने उसे बेच दिया। उसकी पता नहीं किस शादी हो गई जिसे वो जानती भी नहीं थी। चाची गुस्से में उसके पास आई, उसके हाथ को पकड़कर मंडप से नीचे धक्का दे दिया, जिससे प्रीत नीचे जा गिरी। दीदी! यश उसे गिरता देख पकड़ने को हुआ, पर बेचारा क्या कर पाता, उसकी लाठी छूट गई उससे, वो खुद गिर पड़ा। अपने भाई को गिरा देख प्रीत जल्दी से खड़ी हुई, अपने भाई को उठा लिया। कौन था वह? तेरा आशिक था ना, तूने ही बुलाया था उसे इस शादी को रोकने के लिए। अंडरस्को चाची ने प्रीत के कंधे पकड़ बोले। प्रीत को उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने चाची को धक्का दे दिया, खुद से दूर कर दिया। अगर यह शादी करनी है ना तो अपनी बेटी की करवाओ, मेरी नहीं। मैं कोई आपकी जहांगीर नहीं हूं या आपकी नौकर नहीं हूं जो हर चीज आप मुझसे करवाती रहे और मैं सब कुछ बर्दाश्त रहा हूं। मैं ये सब अपने भाई के लिए कर रही थी, मुझे क्या पता था, आपने तो मुझे बेच दिया था। पर अब आपकी कोई नहीं चलेगी और ना मैं आपकी सुनूंगी। अंडरस्को प्रीत ने गुस्से में तेज आवाज में कहा। चाची तो उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर भौचक्का हो गई थी। जो आज तक उनके सामने जबान नहीं खोलती थी, वह इतनी बड़ी बात कह दी है। चाची ने गुस्से में कहा। अंडरस्को तू उस लड़के के दम पर उड़ रही है न? क्या करेगा वह? तेरा छोड़कर चला गया तुझे इसी मंडप पर। प्रीत के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अब तू क्या करेगी, क्योंकि अब तेरे और तेरे इस लंगड़े भाई के पास कोई सहारा नहीं है और मैं तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगी। निकल जा मेरे घर से और आज के बाद अगर शक्ल दिखाई ना अपनी तो याद रखना तुझे और तेरे इस लंगड़े भाई को तेरे मरे हुए माँ बाप के पास ना भेज दिया ना तो मेरा नाम भी सोना नहीं। अंडरस्को चाची ने प्रीत को धक्का देकर कहा। प्रीत के पास कुछ नहीं था खाने को और सच में अब उसके पास सहारा ही नहीं था। भले ये घर था उनके पास, लेकिन ना कोई पेपर से ना कुछ। वह किस हक से उन्हें ये बोलता है घर उनका है? निकल जा मेरे घर से। अंडरस्को चाची ने फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। आव्या जो डरी हुई थी कि कल की कल जाकर आदमियों से ले ना जाए, उसे प्रीत को देखकर गुस्सा आ गया। वह प्रीत का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा। अंडरस्को अगली बार अगर यहाँ दिखाई दी ना तो तेरा वह हल करूंगी। तू याद रखेगी जहाँ अपने आशिक के पास जो तुझे हाथ छोड़कर गया है, और गेट को लगा दिया। प्रीत यश दोनों के पास ही कोई सहारा नहीं था। दीदी हम दोनों आश्रम चलते हैं, वही रहेंगे हम दोनों। अंडरस्को यश ने कहा। प्रीत ने यश को देखा, उसके चेहरे को पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। उसे रोना आ रहा था अपनी जिंदगी में, लेकिन रो भी नहीं पा रही थी। वह पता नहीं उसके आंसू कहाँ सूख गए थे। दोनों पैदल ही चल दिए। रोड से निकलते लोग सब प्रीत को अजीब नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उसके गले में हथकड़ी थी, पर प्रीत को तो कोई सुध ही नहीं था। वह बस सीधे चली जा रही थी। उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थी, बिन चप्पल के अपने भाई को पकड़े बस चल रही थी। दीदी रुको, मैं थक गया हूं। अंडरस्को यश ने प्रीत का हाथ पकड़ कहा। प्रीत रुक गई। वही यश को फुटपाथ पर बैठा दिया। यश प्रीत को देख बोला। अंडरस्को पानी पीना है दीदी? प्रीत यहाँ वहां नजरें फेरने लगी, पानी देखने लगी। पैसे तो थे नहीं, पानी की बोतल ले ले, वो नल देख रही थी। तभी सामने एक बोतल आ गई। उसे बोतल को देने वाले के मालिक को देखा। उस आदमी को देख प्रीत डर गई। वो 2 कदम पीछे हो गई। गंदे आदमी, तुम फिर आ गए मेरी बहन को परेशान करने। अंडरस्को यश ने उस आदमी को देखा, कहा। शांत हो जो बच्चे, मैं तुम्हारी दीदी को परेशान करने नहीं आया हूं, उनकी परेशानी हल करने आया हूं। अंडरस्को आदमी वही बैठ गया। कार्तिक हमें जो करना है जल्दी करना पड़ेगा, अगर सर ने हम दोनों को नहीं देखा वहां पर तो वह गुस्सा होंगे। अंडरस्को केशव ने कार्तिक से कहा। वह दोनों आए थे प्रीत और यश से मिलने के लिए और पानी देने वाला कार्तिक था, शौर्य का पीए। आप दोनों गाड़ी में बैठिए, फिर बात करते हैं। अंडरस्को कार्तिक ने प्रीत से आराम से कहा। हमें नहीं कहीं बैठना। अंडरस्को प्रीत ने डरते हुए कहा। यश का हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया और वहां से चाहने लगी। प्लीज बैठ जाइए गाड़ी में, मुझे अपना भाई ही समझिए, हम गलत इंसान नहीं है। अंडरस्को कार्तिक ने कहा। देखिए आप लोग ने बहुत कुछ कर चुका है, प्लीज कुछ मत करिए। अंडरस्को प्रीत ने हाथ जोड़ कहा। प्लीज गाड़ी में बैठ जाए, हम आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देंगे और आपके घर भी देंगे। अभी आप लोग के पास कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं आपकी चाची ने आपके घर से निकाल दिया है। अंडरस्को केशव ने कहा। आप हमें अपना भाई समझ सकती है, जैसे यश है वैसे आप हमें भी समझिए। अंडरस्को केशव ने कहा। प्रीत ने यश का हाथ टाइट से पकड़ा और हाँ में सर हिला दिया। उसे सच में किसी के सहारे की जरूरत थी। केशव और कार्तिक के इतना कहने से वह गाड़ी में बैठ गए। अब और क्या गलत होगा उसकी जिंदगी में, उसने यही सोचा। केशव कार्तिक भी ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और वहां से निकल गए। थोड़ी देर में एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने वह लोग रॉक। केशव और कार्तिक ने दोनों साइड का गेट खोल केशव ने यश को पकड़कर गाड़ी से उतारा। प्रीत यश दोनों बिल्डिंग को देख रहे थे। आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए? अंडरस्को प्रीत ने कहा। यह मेरा अपार्टमेंट है, आप दोनों यहीं रहेंगे, यहाँ पर आप दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंडरस्को कार्तिक ने कहा।
दोनों को लेकर लिफ्ट से होते हुए ऊपर आ गया। गेट का लॉक खोलकर दोनों को अंदर ले आया। यहाँ थोड़ी धूल होगी क्योंकि मैं यहाँ कभी कभी आता हूँ, अंडरस्को कार्तिक ने कहा। आप ये सब क्यों कर रहे हैं, अंडरस्को प्रीत ने कार्तिक को देख पूछा। बस यह समझिए शायद गलती के पछताव कर रहे हैं, अभी और कुछ भी बाकी है, आप यहाँ आराम से रह सकते हैं, हम लोगों को अभी जाना है, यहाँ किसी चीज को भी दिक्कत नहीं है, सारा सामान रखा हुआ है, थोड़ी देर में कामवाली आ जाएगी, अंडरस्को कार्तिक ने कहा। कार्तिक के केशव दोनों वहां से चले गए। प्रीत यश पूरे घर को देखने लगे, सारा सामान अपनी जगह रखा हुआ था, हाँ कहीं कहीं धूल थी पर इतनी उनकी जिंदगी में ऐसे ही रहती थी। दोनों वही बैठे हुए थे। प्रीत वॉशरूम ढूंढ कर चली गई। अपना चेहरा धोकर मिरर में खुद को देखने लगी। उसकी पूरी मांग भरी हुई थी, लाल खून से लगे में हथकड़ी थी। प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगे, वह जोर जोर से रोने लगी, हथकड़ी को खींचने लगे, खोलने की कोशिश करने लगी पर उसमें लॉक लगा हुआ था और उसकी चाबी शौर्य खुद ले गया था। क्यों क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है, क्या मेरी जिंदगी में खुशियां नहीं लिखी है, क्यों भगवान जी क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला, कभी इज्जत नहीं दी चाची ने, कभी प्यार नहीं दिया चाची ने, अंडरस्को प्रीत वही घुटनों के बल बैठकर रोने लगी। उसकी जिंदगी में क्या हो गया, क्या नहीं समझ ही नहीं आ रहा था। बचपन से लेकर आज तक उसने सिर्फ चाची के ताने ही सुने थे और आज उसने अपनी चाची को कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी चाची उसे बेच देगी। अगर उसकी शादी उसे आदमी से हो जाती तो पता नहीं क्या होता, वह आदमी उसके साथ क्या करता। बाहर से गेट खटखटाने की आवाज आई, यश की आवाज आई, दीदी गेट खोलो ना, दीदी गेट खोलो ना। प्रीत अपने आंसू पहुंचे वॉशरूम का गेट खोल दिया, सामने यश खड़ा हुआ था और वह रो रहा था। क्या हुआ बिट्टी, तुम रो क्यों रहे हो, अंडरस्को प्रीत ने उसका चेहरा पकड़ बोला। दीदी आप रो रहे हो ना, अंडरस्को यश प्रीत को गले लगा कहा। नहीं बिट्टू मैं नहीं रो रही हूँ, अंडरस्को प्रीत ने स्माइल करते हुए कहा। उसे स्माइल भी नहीं किया जा रहा था पर लेकिन अपने भाई के लिए कोई कर सकती थी। तभी बाहर से बैल की आवाज सुनाई दी। यश प्रीत दोनों एक दूसरे को देखने लगे, दोनों कमरे से बाहर आ गए। प्रीत ने गेट खोल, सामने एक औरत खड़ी हुई थी जिसकी उम्र लगभग वही 45-55 की होगी। नमस्ते मैडम, मेरा नाम शांताबाई है और मैं इधर काम करती हूँ, मेरे को साहब ने भेजा है, अंडरस्को औरत ने कहा। प्रीत को याद आया कार्तिक कह कर गया था कि काम वाली आती होगी, ये वही। प्रीत गेट से किनारे हो गई, शांताबाई अंदर आ गई। शांताबाई प्रीत के ऊपर से नीचे देखने लगी, उसे कैसे देखने से प्रीत थोड़ी हड़बड़ा गई। यह नहीं कि उसने लहंगा पहना था, शादी का जोड़ा पहना था, बस ये किसके गले में हथकड़ी थी। ये वह साहब ने आपको देख देने को कहा था, उन्होंने कहा था आप दोनों रेडी हो जाए, शाम को वह आपको लेने आएंगे, अंडरस्को शांताबाई ने कहा। 2 पैकेट प्रीत की तरफ कर दिए। प्रीत में बैग ले लिए, उसमें कपड़े थे। प्रीत कपड़े लेकर एक कमरे में चली गई, उसे इन कपड़ों में घुटन सी हो रही थी और अपने आप को शादी के जोड़े में देखकर शांताबाई किचन में चली गई खाना बनने। थोड़ी देर में प्रीत कपड़े बदल कर आई, उसके पूरे बाल गीले थे, गले में अभी भी हथकड़ी थी, मांग में लगा खून बह चुका था। उसने नॉर्मल सी एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसे पर बहुत सूट कर रही थी, गोरे शरीर में वह गुलाबी कलर की फ्रॉक, ऐसा लगा जैसे वह फ्रॉक उसके लिए ही बनी हो। ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम आराम से वहां नहा सकते हो, अंडरस्को प्रीत ने यश से कहा। दीदी आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो, अंडरस्को यश ने अपनी बहन को दिखा। उसने पहली बार उसे ऐसे कपड़ों में देखा था, वरना तो हमेशा आव्या के फटे फटे पुराने कपड़ों में ही देखा था। उसको वॉशरूम में जाकर बैठा दिया, नहाने का सारा सामान उसके पास रख दिया। अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे आवाज लगा देना, मैं यहीं पर हूं, अंडरस्को प्रीत ने कहा। वॉशरूम से बाहर चली गई। प्रीत से मिले राजवीर जी। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। थोड़ी देर में प्रीत कपड़े बदल कर आई, उसके पूरे बाल गीले थे, गले में अभी भी हथकड़ी थी, मांग में लगा खून बह चुका था। उसने नॉर्मल सी एक फ्रॉक पहनी हुई थी जो उसे पर बहुत सूट कर रही थी, गोरे शरीर में वह गुलाबी कलर की फ्रॉक, ऐसा लगा जैसे वह फ्रॉक उसके लिए ही बनी हो। ये तुम्हारे कपड़े हैं, तुम आराम से वहां नहा सकते हो, अंडरस्को प्रीत ने यश से कहा। दीदी आप इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो, अंडरस्को यश ने अपनी बहन को दिखा। उसने पहली बार उसे ऐसे कपड़ों में देखा था, वरना तो हमेशा आव्या के फटे फटे पुराने कपड़ों में ही देखा था। उसको वॉशरूम में जाकर बैठा दिया, नहाने का सारा सामान उसके पास रख दिया। अगर कुछ परेशानी हो तो मुझे आवाज लगा देना, मैं यहीं पर हूं, अंडरस्को प्रीत ने कहा। अब आगे। थोड़ी देर में यश नहाकर बाहर आया, उसने कपड़े पहन लिए थे। दोनों कमरे से बाहर आ गए। शांताबाई ने खाना बन चुका था और एक छोटी सी टेबल में लगाया हुआ था जो कि डाइनिंग टेबल की तरह ही थी। मैडम मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ, अंडरस्को शांताबाई ने कहा। वो जाने लगी बाहर। आप भी खाना खा लीजिए, अंडरस्को प्रीत ने शांताबाई को देख कहा। नहीं मैडम मेरे को और दूसरी जगह काम पर जाना है, अंडरस्को शांताबाई ने कहा। घर से बाहर निकल गई। प्रीत कुछ बोल ही ना पाए। उसे खाना खाने की इच्छा तो नहीं थी पर यश के बाजू में बैठी हुई थी वह। यश ने भी थोड़ा बहुत ही खाना खाया। प्रीत ने उसे कमरे में सुला दिया और वह बाहर सोफे में आ गई। उसकी नींद और चैन दोनों ने ही उसका साथ जैसे छोड़ दिया था, वो वही नीचे जमीन में बैठ गई, सोफे की टेक लगाएं। उसे जिंदगी और क्या क्या दिखाने वाली थी, वो बस यही सोच रही थी। सोचा तो ये था उसने कि वह यश को लेकर आश्रम में रह जाएगी और कुछ ना कुछ काम तो कर ही लगी वह।
पर कार्तिक और केशव बीच में मिल गए, जिन्हें वह जानती तक नहीं थी। हाँ, बस उसने शादी के दौरान देखा था। वह हाथ में बंदूक लिए यश और दूल्हे के सर पर रखे हुए थे और इससे ज्यादा उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वह अपना सर पकड़े बैठी थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वह अपनी जिंदगी से त्रस्त हो गई थी। कहते हैं ना, जिंदगी उसी की कठिन बनती है जो सह सकता है, पर प्रीत की कुछ ज्यादा ही कठिन बना दी थी। लगभग शाम के 6 बजे बजने को आए थे। यश जा चुका था। प्रीत अभी भी वैसे ही बैठी हुई थी। उसकी आंखों में नींद तो नहीं थी, हाँ, पर उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। उसकी खूबसूरत चेहरे में वह लाल आंखें ऐसी लग रही थी जैसे उसने कोई नशा किया हो। तभी बाहर गेट नॉक हुआ। प्रीत खड़ी हुई, अपने आप को ठीक किया, दुपट्टा डाला जिसमें उसके गले में पहनी हथकड़ी न दिखे। प्रीत ने जाकर गेट खोला। सामने कार्तिक, केशव और उनके साथ एक आदमी और खड़ा हुआ था जिसकी आगे लगभग 45 साल की होगी, जिसने व्हाइट कलर का कुर्ता पहना हुआ था और ऊपर से ब्लैक कलर की कोटी। वह प्रीत को ऊपर से नीचे स्कैन कर रहा था। केशव और कार्तिक को देख प्रीत किनारे हो गई। दोनों अंदर आए। वो आदमी भी अंदर आ गया। यह मेरे अंकल है, अंडस्को, कार्तिक ने आदमी से मिलवाकर कहा। प्रीत ने उनके सामने हाथ जोड़कर नमस्ते किया उन्हें। आदमी ने प्रीत के सर पर हाथ रख दिया और कहा, अंडस्को, खुश रहो, बैठकर बात करें। अंडस्को, आदमी ने प्रीत को देख प्यार से कहा। आदमी, केशव, कार्तिक तीनों वहीं जाकर सोफे में बैठ गए। उनके पर प्रीत अभी भी वैसे ही खड़ी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह बैठे या ना बैठे। आदमी ने फिर से प्रीत से कहा, अंडस्को, आओ बेटा बैठो। प्रीत उनके सामने वाले सोफे में जाकर बैठ गई। वह अभी भी डरी हुई थी उनके सामने। डरो मत अंडस्को, आदमी ने कहा। आपका भाई कहाँ है अंडस्को? केशव इधर उधर देख प्रीत से पूछा। वह अंदर कमरे में है अंडस्को, प्रीत ने कहा। उसकी आवाज में अलग ही डर महसूस हो रहा था। अंकल आप बात करिए, मैं अंदर से आता हूँ अंडस्को, केशव ने आदमी से कहा और वो अंदर रूम में चला गया जहाँ यश था। उसे जाता देख प्रीत डर गई। वो अपनी जगह खड़ी हो गई और रूम की तरफ जाने लगी। वो कुछ नहीं करेगा, तुम्हारे भाई को बस उससे बात करने गया है अंडस्को, कार्तिक ने कहा। प्रीत वहीं आकर फिर से बैठ गई, लेकिन उसका ध्यान अंदर रूम की तरह ही था। हम जानते हैं आप अभी किस दौर से गुजर रही है, ये भी जानते कि आपकी शादी कैसे हुई अंडस्को, आदमी ने कहा। प्रीत उनकी बात सुन नजरें झुका ली। इसके दिल को कुर्दे दिया हो जैसे। जिस लड़के ने आपसे शादी की है वह मेरा बेटा है, शौर्य सिंह रायजादा अंडस्को, आदमी ने कहा। यह आदमी कोई और नहीं, राजवीर जी थे, शौर्य के पिता, जो यहाँ पर प्रीत से मिलने आए थे। उन्हें कार्तिक और केशव ने सब बता दिया था कि शौर्य ने किसी लड़की से जबरदस्ती शादी की है और उसे लेकर भी नहीं आया, वहीं भारी मंडप पर छोड़ दिया। ये सुन राजवीर जी को एक झटका लगा। वह जल्द से जल्द प्रीत से मिलना चाहते थे। प्रीत तो जैसे ये सुन खड़ी हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था, यह उसे आदमी के पिता है जिसने उससे जबरदस्ती शादी की। बैठ जाओ बेटा, आराम से बात करते हैं, घबराओ मत अंडस्को, राजवीर जी ने आराम से कहा। राजवीर जी उसे कंफर्टेबल करना चाहते थे। अभी इतनी सी तो उम्र थी उसकी, कितनी की होगी, वह सिर्फ 22 साल की। इतने में तो लड़कियां खेलती है, कूदती है, अपने नए नए सपने सजाती है। प्रीत आराम से बैठ गई। उसे डर लगने लगा था। उसे आदमी के पापा क्यों आए हैं यहाँ पर और उसे यहाँ क्यों लाया गया है? हम जानते हैं आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे और हम ये भी जानते हैं कि हमारे बेटे ने बहुत बड़ी गलती कर दी है आपसे ऐसे जबरदस्ती शादी करके। हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा है और आपसे माफी मांगते हैं। हमें आपके बारे में सब कुछ पता है कि आपकी चाची ने आपके घर से निकाल दिया, इसीलिए हम अपनी बहू को घर ले जाने आए हैं, उसे उसका सम्मान दिलाने आए हैं अंडस्को, राजवीर जी प्रीत की सामने हाथ जोड़ बोले। आज पहली बार एक अमीर आदमी एक छोटी मोटी लड़की के सामने हाथ जोड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उसकी बेटे ने गलती की थी। अंकल आप हाथ मत जोड़िए अंडस्को, प्रीत ने जल्दी से कहा। बेटा मैं अपने बेटे की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, चलो हमारे साथ, हमारे घर की बहू हो तुम, हम तुम्हें तुम्हारा हक दिलाएंगे, तुम्हारी ससुराल तुम्हें ले जाएंगे अंडस्को, राजवीर जी बोले। उनकी बातों में अलग ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी उन्हें जब ये पता चला था कि शौर्य ने किसी मासूम सी लड़की से जबरदस्ती शादी की है और वह भी ऐसी शादी। तो उन्हें शौर्य के ऊपर बहुत गुस्सा आया था। मन तो कर रहा था कि वही जाकर उसे 4 थप्पड़ लगाए, लेकिन वह कैसे लगाते? शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी। केशव यश को लेकर बाहर आया। राजवीर जी ने यश को देखा जिसके हाथ में लाठी थी। ये तुम्हारा भाई है अंडस्को, राजवीर जी ने प्रीत से पूछा। प्रीत ने अपना छोटा सा सर हाँ में हिला दिया। राजवीर जी ने यश को अपने साथ बैठा लिया। क्या नाम है बेटा आपका अंडस्को, राजवीर जी ने यश से पूछा। मेरा नाम यश है अंडस्को, यश ने बड़े अच्छे से आंसर दिया। राजवीर जी प्रीत को देख बोले, अंडस्को हम जानते हैं आपके भाई के पैर के बारे में और हम इसमें आपकी मदद करना चाहते हैं। आपके भाई का ऑपरेशन की जिम्मेदारी हम लेते हैं, आपका भाई बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। प्रीत ने उनकी बात सुन हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को हमें कोई एहसान नहीं चाहिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, आपके बेटे को जो करना था वह ऑलरेडी कर चुके हैं। बेटा ऐसे नहीं कहते, हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फर्ज है, आप हमारे घर की बहू है और हम भी कर सकते हैं आपके लिए, और हम आपसे वादा करते हैं हम आपको आपका हक दिलाकर रहेंगे अंडस्को, राजवीर जी ने कहा। केशव बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करो, हमें यश का पैर ठीक चाहिए अंडस्को, राजवीर जी ने कहा। प्रीत ने मना करना चाहती थी लेकिन राजवीर जी मन ही नहीं। प्रीत को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कहीं कुछ और ना हो जाए, वह कहीं किसी जाल में फंस ना जाए। वैसे ही आजकल ढेर सारे स्कैम होते हैं और इन सबको उसने अच्छे से सुना है।
केशव जाओ यश को गिफ्ट दिलाओ, हम जब तक अपनी बहू से बात करते हैं अंडरस्कोर राजवीर जी ने कहा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपनी दीदी को छोड़कर अंडरस्कोर यश जल्दी से बोला। आपको अपनी दीदी को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, बस इन भैया के साथ जो और घूम कर आओ जब तक हम आपकी दीदी से बात करते हैं अंडरस्कोर राजवीर जी ने कहा। यश ने प्रीत की तरफ देखा, प्रीत ने इशारा कर उसे जाने के लिए कह दिया। यश केशव के साथ चला गया। राजवीर जी प्रीत को देख बोले अंडरस्कोर आप तैयार रहेगा, हम आपको बहुत जल्द यहाँ से लेने आएंगे, लेकिन हमें आपसे एक वादा चाहिए कि आप हमारे बेटे को अच्छे से संभाल कर रखेंगे। हम जानते हैं हमारा बेटा थोड़ी गुस्सैल है, आदत है उसकी गुस्सा करने की। जब 5 साल का था तब माँ गुजर गई और मेरे हाथ में उसका एक छोटा सा भाई दे गई, तब से लेकर आज तक मैंने दोनों भाइयों को पाला है। कहते हैं ना मन से अच्छे संस्कार और कोई नहीं दे सकता, शायद मेरी ही कोई संस्कारों में छूट हो गई होगी, तभी उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी की। अंकल आप प्लीज ऐसे मत कहिए, आप खुद शर्मिंदा मत होइए अंडरस्कोर प्रीत ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजवीर जी सच में बहुत शर्मिंदा थे अपने बेटे की करतूत के लिए। वह तो अच्छा हुआ केशव और कार्तिक ने उन्हें वक्त रहते बता दिया। केशव कार्तिक जैसे ही शादी से निकले। फ्लैशबैक। शौर्य केशव कार्तिक और उसके सारे घाट गाड़ी में बैठ गए। कार्तिक ने पीछे बैठे शौर्य को देख कहा अंडरस्कोर अपने अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं, और यह कैसी शादी की है आपने? अपने काम से कम मतलब रखो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कैसी शादी की है, जो उसे लड़की की सजा है क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ मार रहा था अंडरस्कोर शौर्य ने अपनी भरी आवाज में कहा। बॉस आप ही कैसे कर सकते उसे लड़की के साथ अंडरस्कोर केशव ने भी कहा। लगता है तुम दोनों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, इसलिए ज्यादा जवान चला रहे हो, अपने काम पर ध्यान दो अंडरस्कोर शौर्य ने दोनों को घूर कहा। वैसे तो केशव और कार्तिक की शौर्य के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह दोनों शौर्य को गुस्सा बहुत अच्छे से जानते थे। शौर्य कब क्या कर दे, कब गुस्सा हो जाए, किसी को भी नहीं पता। वह अपने दुश्मनों के लिए मौत है, और जब उसके सामने भी कोई खड़ा हो जाता है तो उसकी पीठ कांपने से चूकती नहीं है। केशव कार्तिक एक दूसरे का दिखा और आंखों ही आंखों से कुछ इशारा कर दिया शौर्य को। उन लोगों ने ऑफिस छोड़ वहां से निकल गए। उन्होंने सबसे पहले यह बात राजवीर जी को बताएं, तब राजवीर जी ने दोनों को ऑर्डर दिए कि वह प्रीति को लेकर अपने फ्लैट जाए और उसे सेव करें पूरे हक से। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। काम से कम मतलब रखो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं कैसी शादी की है, जो उसे लड़की की सजा है क्योंकि उसने मुझे थप्पड़ मार रहा था अंडरस्कोर शौर्य ने अपनी भरी आवाज में कहा। बॉस आप ही कैसे कर सकते उसे लड़की के साथ अंडरस्कोर केशव ने भी कहा। लगता है तुम दोनों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं है, इसलिए ज्यादा जवान चला रहे हो, अपने काम पर ध्यान दो अंडरस्कोर शौर्य ने दोनों को घूर कहा। वैसे तो केशव और कार्तिक की शौर्य के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि वह दोनों शौर्य को गुस्सा बहुत अच्छे से जानते थे। शौर्य कब क्या कर दे, कब गुस्सा हो जाए, किसी को भी नहीं पता। वह अपने दुश्मनों के लिए मौत है, और जब उसके सामने भी कोई खड़ा हो जाता है तो उसकी पीठ कांपने से चूकती नहीं है। केशव कार्तिक एक दूसरे का दिखा और आंखों ही आंखों से कुछ इशारा कर दिया शौर्य को। उन लोगों ने ऑफिस छोड़ वहां से निकल गए। उन्होंने सबसे पहले यह बात राजवीर जी को बताएं, तब राजवीर जी ने दोनों को ऑर्डर दिए कि वह प्रीति को लेकर अपने फ्लैट जाए और उसे सेव करें। अब आगे। राजवीर जी कुछ देर में चले गए। रायजादा हाउस। शाम के 7 बजे रायजादा विला में शौर्य की गाड़ी आकर रुकी। उसके साथ अभय और ध्रुव भी बाहर निकले। आज इतनी शांति क्यों है, विला में कुछ हुआ है क्या अंडरस्कोर अभय शौर्य को देख बोला। क्योंकि इस घर में जब भी वह लोग आए हैं शांति तो रहती ही नहीं है। विराज मिराज सात्विक की आवाज आती थी लड़ने की, पर आज शांति थी बस। ध्रुव भी उसकी बातों को हाँ में सर हिलाने लगा। जिनको नहीं पता अभय और ध्रुव कौन है उन्हें बता दूं, ये दोनों शौर्य के बेस्ट फ्रेंड है। शौर्य दोनों को बिना ध्यान दिए अंदर की तरफ जाने लगा। उसके कदम जैसे ही एंट्रेंस के गेट पर रखते वैसे ही एक रौबदार आवाज आए अंडरस्कोर रुको। शौर्य के साथ साथ अभय और ध्रुव के भी पैर रुक गए। तीनों सामने हाल में देखने लगे। जहां पर राजवीर जी गुस्से में खड़े थे, उनके बाजू में गौतम जी भी थे। सात्विक विराज तीनों साथ में खड़े थे। क्या हुआ अंडरस्कोर शौर्य बिना किसी एक्सप्रेशन के देख बोला। अरे वह ये तो हमें पूछना चाहिए, क्या करके आया है तू अंडरस्कोर राजवीर जी चिल्लाते हुए बोले। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है अंडरस्कोर शौर्य ने पूछा। क्या हुआ, वह लड़की से जो तू जबरदस्ती शादी की है उसी के मंडप में वह क्या है अंडरस्कोर राजवीर जी शौर्य के पास आते हुए बोले। शौर्य उनकी बात सुन आंखें बंद कर ली, गहरी सांस लेकर मन में बोला सबको पता चल गया। अभय ध्रुव शौक में कभी शौर्य को देखते कभी घर वालों को। उन्हें तो पता ही नहीं था शौर्य ने उनके दोस्त ने जबरदस्ती किसी लड़की से शादी कर ली। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। शौर्य अंदर आने को हुआ। राजवीर जी चिल्लाते हुए बोले अंडरस्कोर अगर इस घर में एक भी कदम रखा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। उनकी बात सुन शौर्य के पैर पीछे हो गए। ये सब आपको केशव और कार्तिक ने बताया अंडरस्कोर शौर्य गहरी नजरों से पूरे विला में देख बोला। मुझसे बात कर तू क्यों किया तूने उस लड़की के साथ अंडरस्कोर राजवीर जी शौर्य को धक्का देते हुए बोले। शौर्य 2 कदम पीछे हो गया। वह अपने पापा के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता था या फिर अपनी दम नहीं दिखाना चाहता था, वरना आज तक किसी की दम हुई है शौर्य को धक्का देकर पीछे करने की। अरे क्या बिगाड़ा था उसे लड़की ने तेरा जो जिंदगी बर्बाद कर दी तूने अंडरस्कोर राजवीर जी गुस्से में बोले। शौर्य की कॉलर पकड़ ली।
शौर्य का दिमाग ठनक गया, वह भड़कते हुए बोला, अंडरस्को क्या बिगाड़ा था, थप्पड़ मारा था उसने मुझे। राजवीर जी तंज भरी मुस्कान से बोले, अंडरस्को उसने तुझे थप्पड़ मारा था तो तूने क्या किया, उसके शादी के मंडप में जबरदस्ती शादी कर ली, जिंदगी बर्बाद कर दी है उसकी। यही सब कुछ सिखाया है मैंने तुझे कि कोई लड़की तुझे थप्पड़ मारे तो उसे जाकर जबरदस्ती शादी कर ले, सब कुछ सिखाया तुझ पर, एक लड़की की इज्जत करना सीखना भूल गया मैं। क्या बीत रही होगी उस लड़की के ऊपर। कान खोल कर सुन ले एक बात, कल उस लड़की को घर लेकर आएगा अंडरस्को। राजवीर जी गुस्से में शौर्य की कॉलर छोड़ बोले, कभी नहीं शौर्य सिंह रायजादा कभी अपनी छोड़ी हुई चीज नहीं उठाता अंडरस्को। शौर्य गुरूर से बोला, वह कोई चीज नहीं है, लड़की है वह, और तूने ही उसे हक दिया है उसे अपनी बीवी कहने का अंडरस्को। राजवीर जी शौर्य के सीने में हाथ रख उसे धक्का दे बोले, वह कोई मेरी बीवी नहीं है और ना ही मैं उस लड़की को इस घर पर लेकर आऊंगा अंडरस्को। शौर्य ने गुस्से में कहा, नहीं लाएगा तू, ठीक है अंडरस्को। राजवीर जी ने कहा, अंदर चले गए। तुझसे यह उम्मीद नहीं थी, इतना गिर गया कि थप्पड़ के लिए तूने उस बच्ची से जबरदस्ती शादी कर ली अंडरस्को। दादाजी गुस्से में शौर्य को देख बोले, मेरे गुरूर पर हाथ उठाया है उसने, उसके साथ यही होना था अंडरस्को। शौर्य घमंड से बोला, तेरे गुरूर पर हाथ उठाया तो तूने जबरदस्ती शादी कर उसे छोड़ दिया, तो आज तेरे कारण मेरे गुरूर पर, मेरे संस्कार पर उंगली उठी है, आज मैं खुद को खत्म कर लूंगा अंडरस्को। राजवीर जी अंदर से बाहर आते हुए बोले, उनके हाथ में सफेद कलर की कूपी थी। डिब्बा पापा, अंकल, राज अंडरस्को। राजवीर जी के हाथ में वह कूपी देखकर सब उनकी तरफ दौड़ पड़े। कोई नहीं आएगा मेरे पास अंडरस्को। राजवीर जी हाथ में पकड़ी लाइटर जला बोले। सबके कदम रुक गए क्योंकि राजवीर जी के हाथ में केरोसिन मिट्टी का तेल था का डब्बा था। राजवीर जी तेल का ढक्कन खोलकर अपने ऊपर डालते हुए बोले, अंडरस्को आज मैं यहाँ तेरी वजह से अपना सर झुकाकर खड़ा हूँ, सिर्फ तेरी वजह से। पापा यह आप क्या कर रहे हैं, छोड़ो उसे अंडरस्को। शौर्य अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, वो राजवीर जी की तरफ बढ़ने लगा। बोल तू लेकर आएगा उस लड़की को यहाँ अंडरस्को। राजवीर जी ने कहा, कभी नहीं अंडरस्को। शौर्य ने कहा, तो ठीक है तू रहे अपने गुरूर में, मैं जा रहा हूँ, तेरी माँ को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा, उसके बेटे को ऐसे संस्कार जो दिए हैं अंडरस्को। राजवीर जी ने कहा, तेल अपने ऊपर डालने लगे। पापा अंडरस्को। सात्विक आगे आते हुए बोला, अपने भाई के साथ रहना, उसके गुरूर के साथ रहना अंडरस्को। राजवीर जी सात्विक को देख बोले, राज अंडरस्को। गौतम जी राजवीर जी को देख बोले, मुझे इस उम्र में छोड़कर कहाँ जा रहा है तू, ये तो गुरूर में रह लेगा, कभी मुझे गुस्सा आया मैंने कुछ बोल दिया तो मुझे भी यह घर से बेघर कर देगा, कहीं मर ही ना दे मुझे भी ले चल अपने साथ अंडरस्को। गौतम जी बोले, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था वह कोई बेचारे हैं और उनके बच्चे उन्हें खाना नहीं देते। अभय ध्रुव के कान में धीरे से बोला, अंडरस्को बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे अगर इन्हें कोई खाना ना देगा तो ये भूखे मर जाएंगे, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है ना कि बैठे बैठे ना सात पुश्ते भी इनकी खा ले। दादाजी को उनकी बात कान में सुनाई दे गई थी, बूढ़े भलाई हो गए थे वह, लेकिन कान बहुत तेज थे। उन्होंने टेढ़ी नजर से ध्रुव और अभय को देख मन ही मन बोले, अंडरस्को इनकी नजर मेरी प्रॉपर्टी पर ही है। आ जाओ पापा, यहाँ सब गुरूर में है अंडरस्को। राजवीर जी आराम से हाथ बढ़ा बोले, अपने पिता का हाथ पकड़ लिया। दादाजी पापा आप लोग पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो अंडरस्को। शौर्य दोनों को देख चिल्लाते हुए गुस्से में बोला, हम आज मर जाएंगे लेकिन याद रखना तुझे कभी माफ नहीं करेंगे अंडरस्को। राजवीर जी ने कहा, लाइटर जलाने को हुए। क्या चाहते हैं आप लोग अंडरस्को। शौर्य दोनों को देख गुस्से फ्रस्ट्रेशन में बोला। राजवीर जी लाइटर नीचे कर बोले, अंडरस्को उस लड़की को पूरे हक से घर ले आ। ये कभी नहीं हो सकता अंडरस्को। शौर्य ने कहा, वो जाने को हुआ। राजवीर से फिर से लाइटर को जलाने की कोशिश या फिर एक्टिंग बोल लो करते हुए बोले, अंडरस्को ठीक है फिर हम जा रहे हैं, बाय। शौर्य जल्दी से बोलो अंडरस्को, मैं लेकर आऊंगा उसे, बस खुश। राजवीर जी जल्दी से लाइटर नीचे फेंक दिया, शौर्य के पास आकर उसे गले लगा बोले, अंडरस्को तो ठीक है, कल सुबह 10 बजे रेडी रहना, हम सब कल बहू को लेने जा रहे हैं, पूरे हक के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ, कल शादी होगी मेरे बेटे की। वाओ भाभी आएगी अंडरस्को। सात्विक विराज मिराज तीनों चहकने लगे, उनके चेहरे में खुशी दिख रही थी। शौर्य इन तीनों को घूरने लगा, तीनों वहां से ऐसे भागे जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड उन लोगों के पीछे पड़ गया हो। राजवीर जी वहां से जाने लगे, वह शौर्य को देख पलट कर बोले, अंडरस्को और हाँ केशव कार्तिक नहीं है, उन्हें मैंने किसी काम से बाहर भेजा है। दादाजी को पकड़ अपने रूम में चले गए। अबे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी, तू किसी लड़की से ऐसे बदला लेगा अंडरस्को। ध्रुव शौर्य को देख बोला, तुझे शर्म नहीं आए अंडरस्को। अभय ने कहा। वहां से दोनों चले गए। वो तीनों हर दुख सुख के साथी थे, किसी एक को खरोच आ जाए जान दे देते थे एक दूसरे के लिए। वह लोग गलत में एक दूसरे के साथ बिल्कुल नहीं देते थे। शौर्य अकेले वहां खड़ा हुआ था, उसने अपना एक भी कदम अंदर नहीं रखा था, उसके चेहरे में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वह क्या सोच रहा है उसका कोई विचार नहीं था अंदर जाने का। वह वहां से अपनी गाड़ी में बैठकर बाहर निकल गया रायजादा हाउस से। राजवीर जी अपने रूम की खिड़की पर खड़े उसे जाते हुए देख रहे थे। जो किया है उससे तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता अंडरस्को। राजवीर जी ने कहा। दादाजी जो वही राजवीर जी के रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा। राजवीर जी को देख कहा, अंडरस्को शौर्य ने जबरदस्ती उस बच्ची की जिंदगी बर्बाद की, अगर हमने उन्हें बांध दिया तो कहीं शौर्य उस बच्ची को नुकसान न पहुंचा दे।
कभी नहीं, उस बच्ची को कभी नहीं नुकसान पहुंचाने दूंगा मैं। वह इस घर की लक्ष्मी बनेगी और हमेशा रहेगी। मैं उसे किसी को भी हट करने का मौका नहीं दूंगा। अंडरस्कोर राजवीर जी ने आत्मसम्मान से कहा। तूने पता किया उस लड़की के बारे में कौन है वह? अंडरस्कोर दादाजी ने आराम से पूछा। हाँ पापा, बहुत प्यारी बच्ची है वह, आप भी मिलोगे ना तो खुश हो जाओगे। शौर्य के लिए ऐसी लड़की चाहिए थी। छोटी सी उम्र बहुत कुछ झेला है उसने। उस बच्ची की ज्यादा उम्र नहीं है, अपनी छोटी सी ही उम्र में वह बहुत बड़ी हो गई है। अंडरस्कोर राजवीर जी ने कहा। प्रीत के बारे में सब कुछ बता दिया। अब सबको इंतजार था कल का। शौर्य अपनी फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर रायजादा विला से चला गया। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। उसके दिमाग में बस वो लड़की और अपना परिवार नजर आ रहा था। वो लड़की कभी मेरे घर नहीं आएगी, कभी नहीं। वो लड़की जिसे मैंने उतर फेंका है वो कभी नहीं आएगी। अंडरस्कोर शौर्य गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मार बोला। उसका गुस्से में सर फटा जा रहा था, हाथ की नसें दिख रही थी, आंखें पूरी लाल हो रखी थी। उसने जोर से ब्रेक लगाया जिससे गाड़ी कई मील दूर घसीट कर गई। अगर उसे गाड़ी को घर सकते देखा कोई आम आदमी तो डर कर कहीं दुबक जाता और यही कहता जो इस कार के अंदर है वह मर गया। पर शौर्य ने उस कार को आराम से संभाल लिया। शौर्य गाड़ी से बाहर निकला, उसके हाथ में सिगरेट थी। उसकी कार एक ब्रिज के ऊपर रुकी हुई थी जिसके नीचे से पानी बह रहा था। शौर्य कार की बोनेट में बैठकर शादी। इस एपिसोड को समझने के लिए पिछले एपिसोड को जरूर पढ़े। अब तक आपने पढ़ा। अब सबको इंतजार था कल का। शौर्य अपनी फुल स्पीड में गाड़ी चलाकर रायजादा विला से चला गया। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। उसके दिमाग में बस वो लड़की और अपना परिवार नजर आ रहा था। वो लड़की कभी मेरे घर नहीं आएगी, कभी नहीं। वो लड़की जिसे मैंने उतर फेंका है वो कभी नहीं आएगी। अंडरस्कोर शौर्य गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मार बोला। उसका गुस्से में सर फटा जा रहा था, हाथ की नसें दिख रही थी, आंखें पूरी लाल हो रखी थी। उसने जोर से ब्रेक लगाया जिससे गाड़ी कई मील दूर घसीट कर गई। अगर उसे गाड़ी को घर सकते देखा कोई आम आदमी तो डर कर कहीं दुबक जाता और यही कहता जो इस कार के अंदर है वह मर गया। पर शौर्य ने उस कार को आराम से संभाल लिया। शौर्य गाड़ी से बाहर निकला, उसके हाथ में सिगरेट थी। उसकी कार एक ब्रिज के ऊपर रुकी हुई थी जिसके नीचे से पानी बह रहा था। अब आगे। नेक्स्ट डे सुबह के 9:30 बजे राजवीर जी हाल में रेडी खड़े थे। उन्होंने लाइट ग्रीन कुर्ता व्हाइट पैंट पहना हुआ था। नौकरों को सारा सामान गाड़ी में रखने को कह रहे थे। दादाजी वही सोफे में बैठे थे, व्हाइट कुर्ता व्हाइट मोजड़ी, उनके चेहरे पर अलग ही रोब था, हाथ में छड़ी पकड़े हुए थे। क्या कोई रेडी नहीं हुआ अभी तक? अंडरस्कोर राजवीर जी सारे बंद कमरे को देख थोड़ी तेज आवाज में बोले। कोई भी जवाब नहीं आया किसी का भी। राजवीर जी नौकर को देख बोले। अंडरस्कोर जाकर सबको बोलो जल्दी रेडी हो, हमें निकालना है। केशव कार्तिक दोनों अंदर आए, उनके पीछे शौर्य था। तीनों जिम से आ रहे थे। केशव कार्तिक दोनों की हालत खराब थी। शौर्य ने अच्छी खासी क्लास ली थी दोनों की। दोनों ही चल नहीं पा रहे थे, पूरे पसीने से भीगे थे। शौर्य ने 20 राउंड लगवाए थे, विला के जिम में भी दौड़ाया था ट्रेडमिल में। तुम लोग रेडी नहीं हुए अभी तक? अंडरस्कोर राजवीर जी तीनों को देख बोले। शौर्य बिना कुछ बोले सीढ़ियां चढ़ रूम में चला गया। केशव कार्तिक दोनों लंगड़ते हुए अपने रूम की तरफ जाने लगे। क्या हुआ है, तुम दोनों को ऐसे लंगड़ा क्यों रहे हो? अंडरस्कोर दादाजी दोनों को देख बोले। केशव शौर्य को जाते देख बोला। अंडरस्कोर कुछ नहीं अंकल, जिम ज्यादा हो गई है। अंडरस्कोर कार्तिक ने कहा। इतना क्या बॉडी बनाना, देखो कैसा लगड़ा रहे हो। अंडरस्कोर राजवीर जी दोनों को डांटते हुए बोले। उनके बच्चे जैसी ही थे, बचपन में साथ रहते आए थे वह दोनों। केशव कार्तिक दोनों रूम में चले गए। इन्हें लड़कियों से ज्यादा वक्त लगता है रेडी होने में। अंडरस्कोर राजवीर जी सोफे में बैठे बोले। दादाजी पूरे हॉल को देखते हुए बोले। अंडरस्कोर कितने साल से यह घर बिना औरत के चलते आया है, आज फिर से 23 साल बाद इस घर में कोई स्त्री आएगी जो इस घर को फिर से मंदिर बनाएगी। हाँ पापा, रागिनी राजवीर जी की पत्नी और शौर्य सात्विक की मां के जाने के बाद इस घर में किसी औरत की कदम ही नहीं पड़े। अंडरस्कोर राजवीर जी ने कहा। बस वह लड़की बेघर से घर को स्वर्ग बना दे, शौर्य को सही रास्ते पर ले आए, बस यही चाहता हूं मैं भगवान से। अंडरस्कोर दादाजी हाथ जोड़ते हुए बोले। मिराज विराज सात्विक तीनों रेडी होकर अपने अपने रूम से बाहर निकले। मिराज और विराज ने सेम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, सात्विक ने नेवी ब्लू शेरवानी पहनी थी। इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हो? अंडरस्कोर राजवीर जी तीनों को देख बोले। भाई की शादी है, बहुत सारे सपने थे हमारे, माना भाई ने हमारे सारे सपने तोड़ दिए। क्या उनकी बारात में नाचने का भी सपना ना रखें हम? अंडरस्कोर सात्विक अपने गॉगल्स पहन बोला। राजवीर जी कुछ नहीं बोले। केशव कार्तिक दोनों रेडी होकर आए, उन दोनों ने भी शेरवानी पहनी हुई थी। शौर्य मोबाइल देखाता हुआ नीचे आया, उसने ब्लैक 3 पीस सूट पहना हुआ था, पैर में शूज, हाथ में रोलेक्स की डायमंड की वॉच थी जो करोड़ों में थी। वो काफी हैंडसम और डांसिंग दिख रहा था। लो जिसकी शादी है वह तो मेरा एरा गेरा बनकर घूम रहा है और जिसकी शादी नहीं है वह दूल्हा बनके घूम रहे हैं। अंडरस्कोर दादाजी ने कहा। तुम्हारे रूम में शेरवानी रखवाई थी वह क्यों नहीं पहनी? अंडरस्कोर राजवीर की नाराजगी से बोले। मुझे यही पसंद है, इसी में चलना है तो बोलो वरना मैं ऑफिस जा रहा हूं। अंडरस्कोर शौर्य बिना एक्सप्रेशन के बोला और सोफे में जाकर बैठ गया, अपने पैर पर एक पैर चढ़ाकर। राजवीर जी कुछ नहीं बोले क्योंकि उन्हें पता था थोड़े में उनके बेटे का मूड खराब ना हो जाए, लड़कियों जैसे तो उसके मूड स्विंग्स है। ठीक है चलो, अंडरस्कोर राजवीर ने कहा।
हाँ चलो लेट हो रहा है अंडरस्को दादाजी खड़े होकर बोले बाहर की तरफ मुड़ गए। शौर्य बैठे बैठे दोनों को घूरते हुए बोला अंडरस्को दवाई ली आप दोनों ने। राजवीर जी और दादाजी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। रूम में जाकर दवाई खाकर आइए वरना मैं कहीं नहीं जाऊंगा अंडरस्को शौर्य ने कहा। राजवीर जी दादाजी दोनों अपने अपने रूम में चले गए। राजवीर जी को हार्ट की बीमारी थी, उनका हार्ट कमजोर था, इससे वह रोज दवाई लेते थे। दादाजी का बीपी लो होता था, उन्हें शुगर भी थी, मंथली दोनों का चेकअप होता था। शौर्य दोनों के लिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करता था। दोनों जल्दी जल्दी अपनी दवाई खाकर हाल में खड़े हो गए। चलो अंडरस्को राजवीर जी ने कहा। शौर्य उन्हें देख खड़ा हो गया, सब बाहर चले गए। रायजादा हाउस से सारी गाड़ियां निकल गई। बड़े से शिव पार्वती मंदिर में पूरा रायजादा परिवार खड़ा हुआ था। वहां आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ रायजादा फैमिली के बॉडीगार्ड के अलावा जो पूरा मंदिर घेर कर खड़े थे। मंदिर काफी बेहतरीन तरीके से सजाया गया था, हर एक पिलर को हर एक कोने को फूलों की लड़ियों से सजाया था। शौर्य एक कोने में खड़ा किसी से फोन में बात रहा था। आई डोंट केयर वो कहा है, जल्दी पता करो और उठा लो उसे अंडरस्को शौर्य गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। सर हमने उनकी फैमिली को पकड़ा हुआ है, वह कह रहे हैं उन्हें भी नहीं पता वह कहां पर है, वह तो कल ही वहां से निकल गई थी, उन्हें निकल दिया था घर से अंडरस्को दूसरी तरफ से आवाज आई। वो मेरे पापा के पास है, उसे ढूंढो, वो मंदिर के आसपास होंगी अंडरस्को शौर्य गुस्से में बोला। इसकी प्लानिंग थी, वह प्रीत को उठा लेगा जिससे उसकी शादी भी नहीं होगी। पर उसे शायद पता नहीं था जिसका वह खून है वह उससे बड़ा वाला शातिर है। राजवीर जी उन्हें पहले से ही शक था कि शौर्य कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा यह शादी रोकने के लिए, इसीलिए उन्होंने डबल प्लान बनाकर रखे थे। यजमान वर वधू को बुलाए, मुहूर्त निकल जाएगा अंडरस्को पंडित जी ने कहा जो मंदिर के बीचों बीच बैठे हुए थे। शादी की सारी सामग्री रखी हुई थी वहां पर। दादाजी जो चेयर पर बैठे हुए थे उन्होंने शौर्य को देख कहा अंडरस्को यहां बैठ जाओ। शौर्य उस जगह को देखा जहां उसे बैठना था, अपने सर को उसने एक बार पूरा गोल गोल घुमाया। राजवीर जी शौर्य को ना आता देख थोड़ी तेज आवाज में बोले अंडरस्को शौर्य। शौर्य शांति से जाकर बैठ गया। राजवीर जी उसके पीछे बैठ गए। पंडित जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया। वह जैसे जैसे बोल रहे थे शौर्य वही करते जा रहा था क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, पीछे राजवीर जी बैठे हुए थे। वधू को बुलाए अंडरस्को पंडित जी ने कहा। राजवीर जी के केशव को देख इशारा किया। केशव उनकी बात समझ मंदिर के अंदर शिव पार्वती की मूर्ति के पीछे चला गया। सब उसे जाते देख मन ही मन सोचने लगे पीछे ऐसा क्या है जो वो पीछे गया। शौर्य सामने जल रही हवन कुंड को देख रहा था, उसे किसी से मतलब ही नहीं था। वाओ अंडरस्को पीछे से सात्विक की आवाज आई। कितनी ब्यूटीफुल है हमारी भाभी अंडरस्को मिराज सात्विक के कंधे पर हाथ रख बोला। क्या ये कोई पिक्चर की हीरोइन है जो कितनी खूबसूरत है अंडरस्को विराज ने कहा। ए तू भाभी को हीरोइन से मैच कर रहा है, वह खूबसूरती में हीरोइन को भी पीछे छोड़ देंगी अंडरस्को मिराज विराज के सर पर मरते हुए बोला। हाँ बात तो तूने सही कही अंडरस्को सात्विक ने कहा। सब सामने आ रही दुल्हन को देखकर मंत्र मुक्त हो गए क्योंकि सामने दुल्हन हमारी प्रीत गुलाबी कलर के शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने गुलाबी कलर का लहंगा पहना था, माथे में बेंदी, हर हाथों में लाल चूड़ी, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। गले में पहनी हथकड़ी निकाल दी गई थी। सारे गार्ड्स भी प्रीत को देख रहे थे, वह उस दिन से ज्यादा खूबसूरत आज लग रही थी। भाई भाभी को तो देखो अंडरस्को सात्विक खुश होते शौर्य के पास जाकर बोला। शौर्य उसकी बात सुन उसे घूरते हुए देख बोला अंडरस्को शट अप। सात्विक का मुंह छोटा सा हो गया, वो रोने जैसी शकल बना राजवीर जी को देखने लगा। कैसी लगी भाभी तुम्हारी अंडरस्को राजवीर जी ने पूछा। बहुत खूबसूरत है अंडरस्को सात्विक खुश होते हुए बोला। आखिर तुम्हारे भाई ने ही ढूंढी है तुम्हारे लिए भाभी अंडरस्को राजवीर जी ने कहा। राजवीर जी दादाजी को देखने लगे। ऐसा लग रहा है स्वयं लक्ष्मी आकर खड़ी हो गई हो हमारे सामने अंडरस्को दादाजी ने कहा। शौर्य इतनी तारीफ सुनकर उसका मन हुआ देखने का सर उठाकर, लेकिन उसने एक बार भी सर नहीं उठाया, उसके गुरूर पर चोट लग जाएगी। केशव प्रीत को लेकर शौर्य के बाजू में बैठा दिया। प्रीत अपना सर नीचे किए बैठी हुई थी, उसने एक बार भी जहमत नहीं उठाई अपना सर उठाने की। उसे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। यहाँ पर यश भी नहीं था, यश को हॉस्पिटल भेज दिया गया था उसकी थेरेपी के लिए। इस बात की उसे बहुत खुशी थी, वह आज सुबह ही उसे छोड़कर आई थी। डॉक्टर ने चेक कर ये भी कह दिया था कि बहुत जल्द वह चलने लगेगा ऑपरेशन के बाद, लेकिन उसके पहले उन्हें थेरेपी करनी होगी। वर वधू के हाथ में अपना हाथ रखे अंडरस्को पंडित जी ने कहा। शौर्य प्रीत वैसे ही बैठे हुए थे। हाथ आगे करो दोनों अंडरस्को राजवीर जी ने आराम से कहा। शौर्य अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, प्रीत धीरे से अपना हाथ आगे किया, उसके नाजुक से छोटे गोरे से हाथ पंडित जी ने पकड़ शौर्य के हाथ में रख दिए। जैसे ही प्रीत का हाथ शौर्य के हाथ से टच हुआ, शौर्य की धड़कनें बढ़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। यही हाल प्रीत का भी थी, उसे तो जैसे करंट सा दौड़ रहा था, उसका मन कर रहा था अभी सब कुछ छोड़कर यहां से भाग जाए। वधू के माता पिता आकर गठ बंध दे जन्मों जन्मतर के लिए अंडरस्को पंडित जी ने कहा। सब प्रीत को देखने लगे क्योंकि उसके परिवार से तो कोई था ही नहीं। केशव खड़े होते हुए बोला अंडरस्को भाई चलेगा ना।
राजवीर जी हाँ में सर हिला दिए। केशव ने दोनों की अच्छे से गांठ बांध दी। फेरे के लिए खड़े हो जाए अंडस्को पंडित जी ने कहा। सब खड़े हो गए। शौर्य झट से खड़ा हो गया जिससे प्रीत का सर का पल्ला शौर्य के गमछे में आ गया। राजवीर जी ने पकड़ लिया नीचे गिरने से। आराम से बेटा अंडस्को राजवीर जी शौर्य को देख घूरते हुए बोले। शौर्य ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया और सीधे शांति से खड़ा रहा। प्रीत धीरे से उठी। एक तो उसका भरी लहंगा और मन अलग भरी हो रहा था। आगे क्या करना है, कैसे होगा, शादी तो हो जाएगी, कैसे रहेगी वह। 4 फेरे में लड़का आगे रहेगा फिर लड़की आगे रहेगी। अंडस्को पंडित जी ने कहा। मंत्र पढ़ना शुरू किया। शौर्य धीरे धीरे चल रहा था। प्रीत उसके पीछे अपना लहंगा संभाल आराम से चल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। 4 फेरे के बाद प्रीत आगे जाने को हुई। उसे कल की बात याद आ गई जब शौर्य ने इससे जबरदस्ती शादी की थी। 5वें फेरे में ये कह दिया था इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कभी शौर्य सिंह रायजादा ने पीछे चलना नहीं सीखा, सिर्फ आगे ही चलना सीखा है। यह मेरा राज्य है और मैं सोचूंगा क्या करना है।